ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 641, 1 मिलियन वर्ष बाद और कल्टीवेशन का अगला चरण। कृपया सदस्यता लें _1। मिल्टन चेनी को सिर हिलाते हुए देखने के बाद स्टीवर्ट जुवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस छोटी दुनिया का अधिकार मिल्टन चेनी को सौंपने के बाद वह सीधे चले गए। उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मिल्टन चेनी के आसपास ज्यादा समय तक नहीं टिके। हालांकि मिल्टन चेनी एक अमर प्राणी का पुनर्जन्म था, लेकिन इस समय वह केवल एक दीर्घायु कल्टीवेटर था। इसके अलावा चूंकि उसने पहले ही स्वर्गीय पथ के माध्यम से मिल्टन चेनी के साथ एक वाचा बना ली थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता था जितना कि वह शुरू में मानता था। वर्षों से संसाधनों के लिए अपने तत्काल संघर्ष के कारण उसने कई लोगों को नाराज कर दिया था, जिनके साथ उसके पहले अच्छे संबंध थे। हालांकि ये वे लोग थे जिन्हें उसने सावधानी से चुना था, जिन्हें वह अपमानित कर सकता था। कम से कम स्थिति के मामले में उनके साथ उनका एक महत्वपूर्ण अंतर था। उनमें से सबसे बड़ा व्यक्ति केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में एक उत्कृष्ट व्यक्ति था। उसकी तुलना में स्टीवर्ट हॉल के एक प्रत्यक्ष शिष्य अंतर वास्तव में काफी बड़ा था। वह मूर्ख नहीं था जिन लोगों को वह अपमानित नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से वह उन्हें छूता नहीं था। सिद्धांत रूप में भले ही इन लोगों ने उसके प्रति नाराजगी जताई हो, वे शक्तिहीन होंगे और केवल चुपचाप पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन वह लापरवाह था। उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि एक व्यक्ति जो उसकी जांच में कोई पृष्ठभूमि नहीं रखता था, वह अचानक अमर कानून मंडप के प्रत्यक्ष शिष्य की पहचान के साथ सामने आएगा। सूचना के अंतर के कारण वह उस प्रत्यक्ष शिष्य से आगे निकल गया, और हालांकि नुकसान विनाशकारी नहीं था, फिर भी यह काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन इस तरह का नुकसान वास्तव में टाला जा सकता था, इसलिए वह इस समय बुरे मूड में था। लिटिल वर्ल्ड में मिल्टन चेनी की नज़र उस जगह पर टिकी हुई थी जहां स्टीवर्ट जुवान गायब हो गया था। उसकी आंखों में चिंतन का एक संकेत था। उसने स्वाभाविक रूप से स्टीवर्ट जुवान के असामान्य व्यवहार को नोटिस किया था। आखिरकार स्टीवर्ट जुवान ने अपने ही जैसे मिल्टन चेनी के सामने अपनी भावनाओं को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि मिल्टन चेनी को यह स्पष्ट नहीं था कि स्टीवर्ट जुवान के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि शायद ये कुछ अच्छा नहीं था। उसे बस उम्मीद थी कि स्टीवर्ट जुवान मरेगा नहीं, अन्यथा क्या वह स्टीवर्ट जुवान का फायदा उठाने में असमर्थ नहीं होगा। हालांकि यह शायद इतना संयोग नहीं था। वह आपदा का अग्रदूत नहीं था, और ऐसा कोई कारण नहीं था कि जो चीज़ पहले ठीक थी वह अचानक अब समस्या बन जाए। ये सोचते हुए मिल्टन चेनी ने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। अब तक वह आधिकारिक तौर पर ब्लैक मून संप्रदाय का शिष्य बन चुका था। हालांकि वह सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन फिर भी उसने अमर क्षेत्र में पैर जमा लिया था। आखिरकार ब्लैक मून संप्रदाय कोई छोटा संप्रदाय नहीं था। एज्योर हेवन अमर न्यायालय की कमान के तहत यह संप्रदाय बड़े संप्रदायों में से एक था। ब्लैक मून संप्रदाय ने कई अमर प्राणियों को भी जन्म दिया था, जिन्होंने अमर न्यायालय के भीतर पद संभाले थे। बेशक एक बार जब ये अमर प्राणी अमर न्यायालय में शामिल हो गए तो उनका ब्लैक मून संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रह गया। इसलिए संप्रदाय के भीतर कोई अमर प्राणी नहीं था। हालांकि अमर प्राणियों की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं था कि संप्रदाय कमजोर था, क्योंकि चाहे छोटे संप्रदाय हों या बड़े संप्रदाय, अमर मानव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी साधकों को अमर न्यायालय में शामिल होना अनिवार्य था। अमर क्षेत्र में केवल अमर न्यायालय की शक्तियां ही अमर प्राणियों को अपने अधीन कर सकती थीं। बेशक अमर प्राणी बनने के बाद कोई व्यक्ति अमर न्यायालय में शामिल होना चुन सकता था या नहीं, लेकिन अगर कोई संबंधित अमर न्यायालय में शामिल नहीं होना चुनता है तो वह संप्रदाय के भीतर नहीं रह सकता था, न ही वह संप्रदाय के साथ अनधिकृत संपर्क रख सकता था। कोई व्यक्ति केवल एक ढीला अमर बन सकता था। ढीले अमर लोगों को अपने दम पर एक संप्रदाय स्थापित करने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार भले ही अमर क्षेत्र के भीतर कई संप्रदाय दिखाई देते थे, लेकिन इन संप्रदायों के सबसे मजबूत नेता केवल ढीले अमर थे। ब्लैक मून संप्रदाय कोई अपवाद नहीं था, और इसका संप्रदाय नेता भी एक ढीला अमर था। जब मिल्टन चेनी को इस बारे में पहली बार पता चला तो वे कुछ हैरान रह गए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक ढीला अमर एक संप्रदाय को कैसे नियंत्रित कर सकता है। आखिरकार एक संप्रदाय के भीतर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ढीले अमर क्षेत्र में साधना की थी। ये ध्यान देने योग्य है कि ब्लैक मून संप्रदाय के भीतर प्रत्यक्ष शिष्य ढीले अमर थे, और यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली आंतरिक संप्रदाय शिष्यों के पास ढीले अमर की साधना थी। लेकिन बाद में मिल्टन चेनी को समझ में आया, ब्लैक मून संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने एक अमर कलाकृति को नियंत्रित किया, और एक अमर कलाकृति एक संप्रदाय के नेता और एक साधारण ढीले अमर साधक के बीच सबसे बड़ा अंतर था। एक ढीला अमर जो एक अमर कलाकृति को नियंत्रित करता था, उसे अमर क्षेत्र में छद्म अमर के रूप में भी संदर्भित किया जाता था, जो सच्चे अमर प्राणियों से ठीक नीचे रैंक करता था। बेशक ये सिर्फ एक पहलू था।
दूसरा पहलू पृष्ठभूमि थी। ब्लैक मून संप्रदाय एज्योर हेवन अमर न्यायालय के तहत बड़े संप्रदायों में से एक के रूप में, हालांकि शीर्ष पर एक अमर प्राणी के बिना अभी भी अमर प्राणियों का समर्थन था। ऊपर कनेक्शन होने से चीजें आसान हो गईं, और यह कहावत ब्लैक मून संप्रदाय पर भी समान रूप से लागू होती है। आखिरकार ब्लैक मून संप्रदाय ने कई अमर प्राणियों का उत्पादन किया था, और जबकि ये प्राणी अमर न्यायालय में शामिल होने पर ब्लैक मून संप्रदाय के साथ संबंध तोड़ते हुए प्रतीत होते थे, वास्तव में वे अभी भी इसके लिए स्नेह रखते थे। ब्लैक मून संप्रदाय को छोड़ने वाले अधिकांश अमर प्राणी अमर न्यायालय में शामिल होने से पहले इसके संप्रदाय के नेता थे। यदि संप्रदाय कभी संकट में होता तो वे अमर प्राणी चुपचाप नहीं बैठते। यही कारण है कि ब्लैक मून संप्रदाय को एज्योर हेवन अमर न्यायालय के अंतर्गत प्रमुख संप्रदायों में से एक माना जा सकता है। अमर न्यायालय का समर्थन होने का मतलब था कि भले ही ब्लैक मून संप्रदाय के पास शीर्ष पर कोई अमर प्राणी न हो, लेकिन ढीले अमर साधक इसे हल्के में अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वास्तव में अमर क्षेत्र में ढीले अमर बहुत अधिक नहीं थे। ढीले अमर बनने का चुनाव करने का मतलब था कई सीमाओं से बंधे रहना। ऐसे कई लोग थे जिन्हें वे अपमानित नहीं कर सकते थे। अमर न्यायालय के समर्थन वाले अमर प्राणियों की तुलना में वे निश्चित रूप से हीन थे। बेशक ढीले अमर बनने के अपने फायदे थे, शायद एकमात्र फायदा स्वतंत्रता थी। हालांकि यह ऐसी बात नहीं थी जिस पर मिल्टन चेनी को विचार करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह उस क्षेत्र से बहुत दूर थे। अध्याय 642, अध्याय 346, 1 मिलियन वर्ष बाद और साधना का अगला चरण, कृपया सदस्यता लें _2। बैकक्वोट। अब वह अमर क्षेत्र में एक संप्रदाय का एक बाहरी संप्रदाय शिष्य मात्र था। हालांकि उसने अमर क्षेत्र में पैर जमा लिया था, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता था कि वह कोई उच्च पद या स्थिति रखता था। मिल्टन चेनी का उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि ब्लैक मून संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य या संप्रदाय के बुजुर्गों को भी अमर क्षेत्र के विशाल विस्तार के भीतर उच्च स्थिति रखने वाला नहीं माना जा सकता था। लेकिन इस समय मिल्टन चेनी काफी संतुष्ट थे। आखिरकार जब उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आई तो मिल्टन चेनी को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। संप्रदाय के भीतर शिष्यों को आपसी लड़ाई से मना किया गया था। संप्रदाय के बाहर ये नियम स्वाभाविक रूप से लागू नहीं होता था, लेकिन मिल्टन चेनी को संसाधनों की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी मर्जी से संप्रदाय को नहीं छोड़ता। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह था सहना। कठिन साधना ही एकमात्र चीज थी जिस पर मिल्टन चेनी को इस समय ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। शायद मिल्टन चेनी युद्ध तकनीकों में बहुत कुशल नहीं थे, लेकिन जब कठोर साधना की बात आती थी तो वे बेहद निपुण थे। भले ही उन्हें सैकड़ों लाखों वर्षों तक कठोर साधना सहन करनी पड़े, लेकिन मिल्टन चेनी की मनस्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा चूंकि मिल्टन चेनी को अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसने उनके लिए कठोर साधना में संलग्न होने के लिए और भी बेहतर परिस्थितियां पैदा की। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने से पहले मिल्टन चेनी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका पुनर्जन्म सिमुलेशन इतनी आसानी से हो सकता है। अल्पविराम समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही अमर क्षेत्र में 1 लाख 2 लाख साल बीत गए। स्टीवर्ड हॉल, वेव वर्ल्ड। मिल्टन चेनी क्रॉस लेग बैठे थे, उनकी नज़र उनके सामने एक विशाल दर्पण पर उदासीन रूप से टिकी हुई थी। यह विशाल लाल दर्पण मूल दर्पण था जिसका उपयोग स्टीवर्ड हॉल द्वारा रेड पॉइंट वर्ल्ड की निगरानी के लिए किया जाता था। ब्लैक मून सेक्ट के स्टीवर्ड हॉल के बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में मिल्टन चेनी के दैनिक मिशन स्वाभाविक रूप से कठिन नहीं थे, और स्टीवर्ड ऑगस्टीन की गुप्त सहायता से मिल्टन चेनी के कार्य और भी सरल हो गए। उन्हें हर दिन लाखों लिटिल वर्ल्ड्स की निगरानी करने के लिए केवल मूल दर्पण का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यदि किसी दुनिया में कोई विसंगति थी तो उसे व्यक्तिगत रूप से उससे निपटने की जरूरत नहीं थी, बल्कि केवल अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देनी थी। इस तरह का मिशन इतना आसान था कि कोई भी इसे कर सकता था। इसमें कोई खतरा नहीं था और योगदान पुरस्कार स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन इसका लाभ इसकी अवधि थी। 10 लाख वर्षों के बाद मिल्टन चेनी ने काफी मात्रा में योगदान जमा कर लिया था। बेशक योगदान अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए वे बेकार थे। इन मिशनों में उनकी उपस्थिति केवल एक औपचारिकता थी। जहां तक उनकी साधना के लिए संसाधनों की बात है, उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें योगदान का आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्टीवर्ड ऑगस्टीन सीधे उनके लिए प्रदान करते थे। इन वर्षों में स्टीवर्ड ऑगस्टीन ने कुछ महान भाग्य प्राप्त किया था, जो लगातार अमीर और साहसी बन रहे थे। साधना के क्षेत्र में भी उन्होंने नगण्य प्रगति नहीं की थी। इन 10 लाख वर्षों के भीतर मिल्टन चेनी स्टीवर्ड ऑगस्टीन से कुछ बार मिले थे, और प्रत्येक मुलाकात के साथ वह महसूस कर सकते थे कि इस स्टीवर्ड ऑगस्टीन की आभा पहले की तुलना में थोड़ी अधिक दमनकारी थी। हालांकि मिल्टन चेनी का इस बारे में सक्रिय रूप से पूछने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था।
मिल्टन चेनी को यह नहीं पता था कि स्टीवर्ट ऑगस्टाइन को इतने सालों में इतनी बड़ी सफलता मिलने का कारण वास्तव में उनसे ही जुड़ा था। मिल्टन चेनी में निवेश करने और बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होने के बाद स्टीवर्ट ऑगस्टाइन ने अपने आचरण की पिछली शैली को बदल दिया और बहुत अधिक साहसी बन गए। उन्होंने जो महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किए वे उनके दृष्टिकोण में इस बदलाव के कारण थे। बेशक मिल्टन चेनी को ये पता नहीं होगा, और अगर उन्हें पता भी होता तो भी मिल्टन चेनी के पास इसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। मिल्टन चेनी ने कहा, 1,00,000 साल बाद इन छोटी दुनियाओं ने वास्तव में थोड़ी सी भी विसंगति का अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैंने लगभग पर्याप्त योगदान बचा लिया है। खेती के अगले चरण को शुरू करने का समय आ गया है। मूल दर्पण के सामने मिल्टन चेनी, जो क्रॉस लेग बैठे थे, चिंतन कर रहे थे। इन करोड़ों वर्षों के दौरान मिल्टन चेनी ने यहाँ रहते हुए साधना नहीं की थी। आखिरकार दीर्घायु अमरपथ एक कठिन साधना थी, जिसमें प्रत्येक साधना 7-10 लाख वर्षों से कहीं अधिक समय तक चलता था, और इसलिए इसे अपने वर्तमान मिशन के साथ जोड़ना असंभव था। कठिन साधना में संलग्न होने के लिए एक छोटी दुनिया के भीतर रहना सबसे अच्छा था। इस तरह दूसरों से कोई व्यवधान नहीं होगा और उसे अपने मिशन के साथ किसी भी मुद्दे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह मिशन बहुत सरल था, लेकिन इसके लिए मिल्टन चेनी की निरंतर सतर्कता की आवश्यकता थी। हालांकि इन छोटी दुनियाओं में विसंगतियों की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार हर छोटी दुनिया मिल्टन चेनी के समान अस्तित्व पैदा नहीं कर सकती थी। बैकक्वोट, मिल्टन चेनी जैसे लोग जो अपने छोटे तालाब से बाहर निकलते हैं, वे कई वर्षों से ब्लैक मून संप्रदाय द्वारा नियंत्रित अनगिनत छोटी दुनियाओं में केवल कुछ दर्जन की संख्या में हैं। मिल्टन चेनी द्वारा देखरेख की जाने वाली छोटी दुनिया की संख्या केवल करोड़ों में है। केवल रेड पॉइंट के भीतर दसियों अरबों छोटी दुनियाएं हैं, और मिल्टन चेनी ने जो दुनियाएं देखी हैं वे रेड पॉइंट के बिल्कुल किनारे पर मौजूद करोड़ों की संख्या में हैं। इनमें से ज्यादातर दुनियाएं अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में हैं, जिससे समस्याओं के होने की संभावना और भी कम हो जाती है। फिर भी मिल्टन चेनी के पास एक साथ 2 जगहों पर होने और बाकी की देखभाल करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि एक बार समस्या आने पर उन्हें स्टीवर्ट हॉल से जिम्मेदारी लेने का सामना करना पड़ता था, और यह केवल मिशन की विफलता जितना आसान नहीं था। मिल्टन चेनी के पास बहुत समय और लंबी जीवन प्रत्याशा थी। स्वाभाविक रूप से वे छोटे लाभों के लिए बड़ी तस्वीर को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जैसे ही मिल्टन चेनी चिंतन में डूबे, उनके सामने का स्थान थोड़ा उतार चढ़ाव करने लगा। उनके सामने एक बैंगनी वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग प्रकट हुए। मिल्टन चेनी अपनी कल्पना से बाहर निकले और उस बुजुर्ग की ओर देखा जो अचानक उनके बगल में प्रकट हुआ था। ब्लैक मून सेक्ट के भीतर केवल इनर सेक्ट शिष्य ही बैंगनी वस्त्र पहनते हैं। बाहरी सेक्ट शिष्यों के लिए वे केवल सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, जबकि प्रत्यक्ष शिष्यों को काले बैज दिए जाते हैं। मिल्टन चेनी ने इस इनर सेक्ट शिष्य को पहचान लिया। वह स्टीवर्ट ऑगस्टीन का अधीनस्थ था। मिल्टन चेनी ने पहले भी स्टीवर्ट ऑगस्टीन के अधीन इस इनर सेक्ट शिष्य के साथ बातचीत की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये वही है जो स्टीवर्ट ऑगस्टीन ने आपको सौंपा था, ऑगस्टीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। बोलते समय उन्होंने मिल्टन चेनी को एक चौकोर काला क्रिस्टल स्टोन फेंका। धन्यवाद, मिल्टन चेनी ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी क्योंकि उसने इसे लिया और अभिवादन के लिए सिर हिलाया। ऑगस्टीन ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया, फिर उसी जगह पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और रेड ओरिजिन मिरर को देखने लगा। पिछले कई सालों से यह उसका यहाँ पहली बार आना नहीं था। हालांकि उसे नहीं पता था कि स्टीवर्ट ऑगस्टीन एक आउटर सेक्ट शिष्य को इतना महत्व क्यों देता था। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसे खुद को चिंतित करने की जरूरत थी। वह स्टीवर्ट ऑगस्टीन का आदमी था, और स्टीवर्ट ऑगस्टीन उससे जो भी करने को कहता वह बिना किसी सवाल के करता। वह स्टीवर्ट ऑगस्टीन के इरादों का अंदाजा लगा सकता था, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं बोलता या पूछता। वह मिल्टन चेनी को नीची नज़र से नहीं देखता था, लेकिन न ही वह उसकी चापलूसी करने के लिए अपने रास्ते से हटता था। आखिरकार वह मिल्टन चेनी से कहीं ज्यादा समय से स्टीवर्ट ऑगस्टीन का अनुसरण कर रहा था और उसका दाहिना हाथ था। स्वाभाविक रूप से वह मिल्टन चेनी द्वारा उसके पद को खतरे में डालने के बारे में चिंतित नहीं था। वह मिल्टन चेनी को स्टीवर्ट ऑगस्टीन द्वारा हाल ही में नियुक्त किया गया एक और प्रतिभाशाली अधीनस्थ मानता था। क्या अब आप दीर्घायु क्रिस्टल स्टोन को परिष्कृत नहीं करने जा रहे हैं? ऑगस्टीन ने कुछ देर तक क्रॉस लेग करके बैठने के बाद पूछा और देखा कि मिल्टन चेनी इस बार दीर्घायु क्रिस्टल स्टोन को परिष्कृत करने का इरादा नहीं रखते थे। वह जगह छोड़कर नहीं गया था। इसका कारण यह था कि वह मिल्टन चेनी द्वारा दीर्घायु क्रिस्टल स्टोन को परिष्कृत करने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार जब मिल्टन चेनी दीर्घायु क्रिस्टल स्टोन को परिष्कृत कर रहे थे, तो उन्हें रेड ओरिजिन मिरर की निगरानी के लिए उनकी मदद की जरूरत थी। दीर्घायु क्रिस्टल स्टोन को परिष्कृत करना कोई ऐसा काम नहीं था जिसे कम समय में पूरा किया जा सके। इसके लिए कम से कम 100 साल की जरूरत थी।
अगर इस दौरान रेड ओरिजिन मिरर के साथ कोई समस्या आती है और वह इसे देखने के लिए मौजूद नहीं होता तो उसे भी जवाबदेह ठहराया जाता। हालांकि इस बार मिल्टन चेनी का दीर्घायु क्रिस्टल स्टोन को परिष्कृत करने का कोई इरादा नहीं था, जो उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी। वह जानते थे कि दीर्घायु क्रिस्टल स्टोन में निहित सार समय के साथ खत्म हो जाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे जितनी जल्दी परिष्कृत किया जाए उतना ही बेहतर होगा। मुझे अपना मिशन पूरा करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है, मिल्टन चेनी ने ऑगस्टीन की उलझन को अपरिवर्तित भाव से संबोधित करते हुए उत्तर दिया। चूंकि वह जाने वाला था और लगन से साधना करने के लिए अपनी छोटी दुनिया में लौटने वाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पहले की तरह दीर्घायु क्रिस्टल स्टोन को परिष्कृत करने की जल्दी नहीं थी। दीर्घायु क्रिस्टल स्टोन का उपयोग दीर्घायु पोषक तत्वों के साथ मिलकर अपने जीवन काल को पोषित करने के लिए करने से निश्चित रूप से बेहतर परिणाम मिलेंगे और उसका कुछ समय बचेगा। ये सुनकर ऑगस्टीन के आश्चर्य का भाव फीका पड़ गया और उसने समझ में सिर हिलाया। ऑगस्टीन ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि मिल्टन चेनी क्या सोच रहे थे, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए अब उसे रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी और मिल्टन चेनी को अलविदा कहे बिना ऑगस्टीन खड़ा हो गया और उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में जो स्लेशिंग दीर्घायु क्षेत्र में पहुंच गया था, उसे कठिन साधना में लंबे समय तक बिताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके पास नियमित कार्य करने के लिए बहुत कुछ था। यदि आवश्यक न हो तो मिल्टन चेनी के साथ समय बर्बाद न करना बेहतर था। अध्याय 643, अध्याय 347, 1 अरब वर्ष के जीवनकाल के पोषक तत्व को निकालना और स्टीवर्ट की गंभीर चोट, कृपया सदस्यता लें _1। ऑगस्टीन के चले जाने के बाद मिल्टन चेनी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा। अगले ही पल उनके पहचान टोकन के माध्यम से एक संदेश भेजा गया। कुछ ही समय बाद इस दुनिया में एक नया बाहरी संप्रदाय शिष्य प्रकट हुआ। इस बाहरी संप्रदाय शिष्य के चेहरे पर एक कठोर भाव था और मिल्टन चेनी को देखने के बाद उसने बातचीत शुरू नहीं की, केवल हल्के से सिर हिलाया। मिल्टन चेनी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ऐसे मिशनों को सौंपे गए बाहरी संप्रदाय शिष्यों की आमतौर पर कुछ स्थिति होती थी और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। इसलिए मिल्टन चेनी का बाहरी संप्रदाय शिष्य के साथ जुड़ने का कोई इरादा नहीं था और अपने चेहरे का भाव बदलते हुए इस छोटी दुनिया को छोड़ दिया। सोसाइटी मास्टर के सहायक द्वारा उसे दिए गए अधिकार के साथ जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उजाड़ छोटी दुनिया में था। एक स्वतंत्र छोटी दुनिया के भीतर साधना करना वास्तव में एक विलासिता थी। ब्लैक मून संप्रदाय के विशिष्ट बाहरी संप्रदाय के शिष्य संप्रदाय के साधना कक्षों के अंदर साधना करते थे, जो छोटी दुनिया से बहुत अलग थे। अमर क्षेत्र के भीतर कई छोटी दुनियाएं थीं, जैसे कि मछली का तालाब जिसमें मिल्टन चेनी ने शुरुआत में पुनर्जन्म लिया था। हालांकि इन मछली के तालाब वाली दुनियाओं में समय अमर क्षेत्र की तरह ही बहता था, लेकिन उनके नियम अमर क्षेत्र के नियमों से पूरी तरह अलग थे। अगर उजाड़ छोटी दुनिया अमर क्षेत्र का एक संक्षिप्त संस्करण थी, तो मछली के तालाब वाली दुनियाएं एक साधारण दुनिया के बिखरे हुए टुकड़े थे। अमर क्षेत्र के समान नियमों को साझा करने वाली छोटी दुनियाएं अमर क्षेत्र के भीतर बहुत ज्यादा नहीं थीं। उजाड़ छोटी दुनिया जैसी दुनियाएं, यहाँ तक कि सोसाइटी मास्टर के सहायक जैसे प्रत्यक्ष शिष्य के लिए भी सिर्फ एक तक सीमित थीं। एक सामान्य खेती की दुनिया में स्थित उजाड़ छोटी दुनिया को एक अत्यंत कीमती खेती गुफा स्वर्ग माना जाएगा। उजाड़ छोटी दुनिया में लौटते हुए मिल्टन चेनी उसी स्थान पर क्रॉस लेक बैठ गए जहां उन्होंने पहले खेती की थी। हालांकि इस दुनिया में उनके आने के बाद से लाखों साल बीत चुके थे, लेकिन मिल्टन चेनी अभी भी इससे बहुत परिचित थे। दुनिया के अंधेरे में मिल्टन चेनी की आंखें चमक उठीं। अगले ही पल मिल्टन चेनी के चारों ओर हल्की लाल रोशनी दिखाई देने लगी। इस छोटी सी दुनिया में धीरे धीरे कई छोटे लाल प्रकाश समूह दिखाई देने लगे, कम से कम दसियों हजार और संभवतः सैकड़ों हजार भी। मिल्टन चेनी के सामने एक चौकोर काला क्रिस्टल तैर रहा था। ये दीर्घायु पोषक तत्व एक पूर्ण दीर्घायु क्रिस्टल के साथ संकेत देते थे कि मिल्टन चेनी की आगामी तप साधना को करोड़ों वर्षों में मापा जाएगा। मिल्टन चेनी के लिए भी उन्होंने पहले कभी ऐसा अभ्यास सत्र नहीं किया था जो सैकड़ों लाखों वर्षों तक फैला हो। इस बार मिल्टन चेनी ये परखना चाहते थे कि उनकी सीमाएं कहाँ हैं। बेशक अगर वे अपनी सीमा तक पहुंच जाते तो मिल्टन चेनी इस साधना सत्र को सक्रिय रूप से बाधित करना भी चुनते। आखिरकार किसी की मनस्थिति को प्रभावित न होने देना सबसे अच्छा था, क्योंकि ठीक होना कोई आसान काम नहीं होगा और यहाँ तक कि वह इस दुनिया में खुद को खो भी सकता है। बेशक ये संभावना बहुत छोटी थी, लगभग न के बराबर। साधना शुरू करने की तैयारी करने के बाद मिल्टन चेनी द्वारा बाहरी संप्रदाय शिष्य पहचान टोकन के माध्यम से एक संदेश भेजा गया। ये संदेश स्वाभाविक रूप से सोसाइटी मास्टर के सहायक को भेजा गया था और इसकी विषय वस्तु काफी सीधी थी। इसने उसे सूचित किया कि उसने साधना शुरू कर दी है और तुच्छ मामलों से परेशान न होने के लिए कहा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद मिल्टन चेनी को सोसाइटी मास्टर के सहायक से कोई उत्तर नहीं मिला। इस प्रकार मिल्टन चेनी ने प्रतीक्षा करना बंद कर दिया।
एक विचार के साथ उसके सामने तैरता हुआ काला क्रिस्टल स्टोन धीरे से फुफकारने लगा और धीरे धीरे घुलने लगा। मिल्टन चेनी के चारों ओर मडराते हुए प्रकाश समूह एक फीकी लाल चमक के साथ चमकते हुए भी तेजी से मंद होने लगे। साधना में वर्ष क्षणों की तरह होते हैं। अल्पविराम डॉट। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही अमर क्षेत्र में 23 मिलियन वर्ष बीत गए। उजाड़ छोटी दुनिया के भीतर कुछ बिखरी हुई लाल चमक भूतिया लपटों की तरह टिमटिमा रही थी। 23 मिलियन वर्ष पहले की तुलना में ऐसा लग रहा था कि उजाड़ छोटी दुनिया एक बार फिर पूर्ण अंधकार में डूबने वाली थी। इस समय मिल्टन चेनी, जो आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठे थे, ने धीरे धीरे उन्हें खोला। अभ्यास का एक कठिन सत्र 23 मिलियन वर्ष लंबा। इसे मिल्टन चेनी के इतिहास में साधना की सबसे लंबी अवधि कहा जा सकता है। हालांकि ये सत्र कुछ हद तक उससे अलग था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। ऐसा लगता है कि मेरे इस शरीर में दीर्घायु अमर पथ पर साधना करने की कोई छोटी प्रतिभा नहीं है। फिर भी केवल 23 मिलियन वर्षों में मैंने पहले ही लगभग 100 मिलियन वर्षों के दीर्घायु पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया है। साधना की इस दर के साथ ये पुनर्जन्म सिमुलेशन वास्तव में मुझे एक ढीला अमर साधक बनने का एक महत्वपूर्ण मौका दे सकता है। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, काफी प्रसन्न महसूस कर रहे थे। हालांकि दीर्घायु क्रिस्टल ने उनकी सहायता की थी, लेकिन ये दीर्घायु अमर पथ पर उनकी उल्लेखनीय प्रतिभा को साबित करने के लिए पर्याप्त था। इस बिंदु पर मिल्टन चेनी को अपनी सीमा के आसपास कहीं भी महसूस नहीं हुआ, जिसका अर्थ है कि उनका शरीर अभी भी दीर्घायु पोषक तत्वों को काफी हद तक अवशोषित कर सकता था। ये जानने के लिए कि दीर्घायु पोषक तत्वों के 100 मिलियन वर्षों के मूल्य को अवशोषित करना स्लैशिंग दीर्घायु क्षेत्र में एक ब्रेकथ्रू का प्रयास करने के लिए पर्याप्त था। बेशक एक सफल ब्रेकथ्रू की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार ये केवल न्यूनतम सीमा थी। आप देखते हैं, दीर्घायु अमर पथ पर प्रतिभाशाली प्रतिभा और अत्यंत गहन नींव वाले लोग स्लैशिंग दीर्घायु क्षेत्र में एक ब्रेकथ्रू का प्रयास करने से पहले कई अरब वर्षों के दीर्घायु पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगे। फिर भी विफलता की संभावना बनी रही। केवल 100 मिलियन वर्षों के पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद जल्दबाजी में ब्रेकथ्रू करना तो दूर की बात है, यह आत्महत्या से अलग नहीं होगा, जब तक कि भाग्य अत्यंत अनुकूल न हो और स्वर्गीय मार्ग द्वारा आशीर्वादित न हो, अन्यथा विफलता की संभावना लगभग 100% थी। कम से कम मिल्टन चेनी ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। अब उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और सोसाइटी मास्टर के सहायक द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों के साथ वह स्वाभाविक रूप से जितना संभव हो सके उतना दीर्घायु पोषक तत्व अवशोषित करेंगे। अध्याय 644, अध्याय 347, एक अरब वर्ष के जीवनकाल के पोषक तत्व को निकालना और स्टीवर्ट की गंभीर चोट। कृपया सदस्यता लें _2। शरीर और मन दोनों की सीमा तक पहुंचने से पहले मिल्टन चेनी स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में एक सफलता का प्रयास करने का लापरवाही से चयन नहीं करेंगे, जब तक कि कोई अनूठा कारक न हो। समय धीरे धीरे बीतता गया और जीवनकाल के लिए शेष सैकड़ों हजारों वर्षों के पोषक तत्व धीरे धीरे मिल्टन चेनी द्वारा अवशोषित किए गए। ऐसा लग रहा था कि अधिकतम 1 लाख वर्षों में मिल्टन चेनी इस कठिन साधना को पूरा करने में सक्षम होंगे। जैसे ही मिल्टन चेनी के विचार बह रहे थे, अचानक एक काले वस्त्र में एक युवक छोटी दुनिया में दिखाई दिया। ये स्टीवर्ट जुवान था। हालांकि स्टीवर्ट जुवान की हालत कुछ खराब लग रही थी। नहीं, ये सिर्फ खराब नहीं था, ये बहुत बुरा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी सांसें अस्त व्यस्त थीं और उसके शरीर से निकलने वाला दबाव अनियंत्रित रूप से बाहर की ओर फैल रहा था। ये देखकर मिल्टन चेनी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ हुआ था। इस छोटी सी दुनिया में पहुंचने के बाद स्टीवर्ट जुवान ने मिल्टन चेनी की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने बैठने के लिए एक यादृच्छिक स्थान ढूंढ लिया और अगले ही पल पूरी ग्रे डस्ट वाली छोटी सी दुनिया लाल रंग में रंग गई। स्टीवर्ट जुवान के चारों ओर हल्के लाल प्रकाश समूहों का एक घना समूह उभरा। एक नज़र में उनमें से कम कई लाख थे। जैसे ही ये प्रकाश समूह दिखाई दिए, वे बहुत तेजी से पिघलने लगे। कुछ ही सेकंड में कई लाख हल्के लाल प्रकाश समूह पूरी तरह से गायब हो गए। लेकिन इस समय स्टीवर्ट जुवान अभी भी एक फनल की तरह दिख रहे थे। उनकी आभा लगातार बाहर निकल रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक के बाद एक स्टीवर्ट जुवान ने खजाने निकाले, जो दिखाई देते ही उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। 10 साल, 100 साल, 1000 साल। तनावपूर्ण माहौल के बीच 1000 साल बीत चुके थे। स्टीवर्ट जुवान के इर्द गिर्द के खजानों का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन स्टीवर्ट जुवान की चोटें भी धीरे धीरे दब रही थीं। आखिरकार 3420 साल बाद स्टीवर्ट जुवान ने अपनी आंखें फिर से खोलीं। इस समय वह काफी अस्त व्यस्त अवस्था में था। हालांकि उसकी आभा का रिसाव बंद हो गया था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी कागज की तरह पीला था। लेकिन शुक्र है कि कोई गंभीर समस्या नहीं थी। मिल्टन चेनी अपनी जगह पर क्रॉस लेग करके बैठे थे। उनका हाव भाव थोड़ा भारी था, लेकिन उन्होंने कोई सवाल भी नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद स्टीवर्ट जुवान ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया।
मैंने एक प्रत्यक्ष शिष्य को उकसाया जो अब संप्रदाय का 27वां मुख्य शिष्य बन गया है। बहुत मजबूत, सिर्फ एक तकनीक से मैं लगभग नष्ट हो गया था। अगर मैं समय रहते लिटिल वर्ल्ड में वापस संचारित करने के लिए गुप्त खजाने का उपयोग नहीं करता तो मैं पहले ही मर चुका होता। स्टीवर्ट जुवान का चेहरा भद्दा था और उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दे रही थी। ये सुनकर मिल्टन चेनी समझ गए। ब्लैक मून संप्रदाय में मुख्य शिष्यों का पद बड़ों के बराबर था और यहाँ तक कि वे बड़ों से थोड़े ऊंचे पद पर भी थे। आखिरकार ब्लैक मून संप्रदाय के भीतर मुख्य शिष्यों को संप्रदाय नेता के प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के रूप में माना जाता है, यहाँ तक कि अमर प्राणी बनने के प्रशिक्षण के रूप में भी। मुख्य शिष्यों प्रत्यक्ष शिष्यों की तुलना में चाहे स्थिति, शक्ति या प्रतिभा के मामले में अंतर बहुत बड़ा था। पूरे ब्लैक मून संप्रदाय में केवल 26 मुख्य शिष्य मौजूद थे। अब 27 थे। इतनी कम संख्या, बड़ों की संख्या से भी कम। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टीवर्ट जुवान इतनी दयनीय स्थिति में था। ये नुकसान बहुत गंभीर है और मैं कम से कम कई 100 मिलियन वर्षों तक संप्रदाय को नहीं छोड़ पाऊंगा। यह पागल औरत एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के लिए इतनी पागल हो गई। स्टीवर्ट जुवान ने असहायता की भावना के साथ कहा, एक गलत कदम और सब कुछ खो गया। इसे शुरुआती बिंदु पर एक झटका कहा जा सकता है। करोड़ों वर्षों के लाभ एक पल में समाप्त हो गए। ये कहना कि उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी स्वाभाविक रूप से असंभव होगा। लेकिन चाहे वह कितनी भी नफरत करे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वह भड़काने का जोखिम उठा सकता था। संप्रदाय को छोड़ने में सक्षम नहीं होना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नुकसान था। आखिरकार उसके जैसे प्रत्यक्ष शिष्यों को संप्रदाय छोड़ने की जरूरत थी, चाहे मिशन को पूरा करने के लिए या अवसरों की तलाश करने के लिए। कोई भी प्रत्यक्ष शिष्य हमेशा संप्रदाय के भीतर नहीं रहेगा, क्योंकि यह उनके दायरे को आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं करेगा। अपने वर्तमान स्तर पर केवल साधना से कोई सुधार होने की संभावना नहीं थी। यहाँ तक कि उसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए पोषक तत्व भी उसके लिए केवल उपभोग्य थे, न कि कोई आवश्यकता। किस तरह की रंजिश के कारण वह कोर शिष्य आपको निशाना बनाता रहेगा? मिल्टन चेनी ने थोड़ी सिकुड़ी हुई भौं के साथ पूछा। स्टीवर्ट जुवान को मौत के घाट उतारने के लिए प्रतिशोध कितना गहरा होना चाहिए? इस बार स्टीवर्ट जुवान के लिए इतना बड़ा नुकसान, और यह अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगर यह केवल घृणा के कारण होता तो ठीक होता, लेकिन अगर यह किसी अन्य कारण से होता तो यह कुछ हद तक परेशान करने वाला होता। स्टीवर्ट मिल्टन चेनी की तुलना में पर्यवेक्षक मिल्टन चेनी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। मिल्टन चेनी के शब्दों पर स्टीवर्ट मिल्टन चेनी भी थोड़ा चौंके। अगले ही पल उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। ठीक है, उसने अभी अभी उस कोर शिष्य को कुछ साधना संसाधनों से वंचित किया था, तो कोर शिष्य उसके खिलाफ इतना निर्दयी क्यों हो सकता है? ये कुछ ज्यादा ही असामान्य था। उस कोर डिसिपल की कमान के तहत हजारों प्लेन चीफ में से ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोर डिसिपल ने सिर्फ एक के लिए इतना हंगामा किया हो। आखिरकार एक प्लेन चीफ सिर्फ एक औजार है। अगर कोई मर जाता है तो वे आसानी से दूसरा ढूंढ सकते हैं। करोड़ों सालों के दौरान स्टीवर्ट मिल्टन चेनी को यह विश्वास हो गया था कि कोर डिसिपल को अब कोई परवाह नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कोर डिसिपल बनने के बाद इस व्यक्ति ने पहले अवसर पर ही उसे निशाना बनाया। ये सामान्य नहीं था, बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। इस समय मिल्टन चेनी के शब्दों ने उसे जगा दिया था। अपने वर्तमान दायरे में साधना करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था। अगर पहले उसने सोचा था कि कोर डिसिपल ने उसे प्लेन चीफ के बजाय निशाना बनाया है, तो अब उसे उस धारणा पर संदेह होने लगा था। किस तरह का प्लेन चीफ इस दुष्ट महिला को करोड़ों सालों तक याद रख सकता है? धीरे धीरे स्टीवर्ट मिल्टन चेनी का चेहरा अपनी सामान्य शांति में लौट आया, लेकिन उनके हाव भाव में अभी भी गंभीरता का भाव था। पिछले कुछ वर्षों में उनके असामान्य व्यवहार ने कुछ लोगों को यह एहसास कराया कि कुछ गड़बड़ है। वह सोचने लगा कि क्या उसने कोई सुराग छोड़ा है जिसे दूसरे लोग खोज सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद स्टीवर्ट मिल्टन चेनी ने अपना सिर हिलाया। उसे यकीन था कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है। अगर कुछ था तो वह सिर्फ स्वर्गीय पथ वाचा से संबंधित होगा जिसे उसने आदेश दिया था। लेकिन स्वर्गीय पथ वाचा को स्वर्गीय पथ मंडप में कमीशन किया गया था। ये संगठन अमर क्षेत्र में स्वर्गीय पथ के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है, अपने ग्राहकों की जानकारी को कभी धोखा नहीं देगा। ये वह प्रतिष्ठा थी जो स्वर्गीय पथ मंडप ने अमर क्षेत्र में अनगिनत युगों में बनाई थी। यही कारण है कि स्टीवर्ट मिल्टन चेनी को इस पहलू पर संदेह नहीं था। क्या आप कह रहे हैं कि आपकी पहचान उजागर हो गई होगी? यह असंभव है। मैं निश्चित हो सकता हूं कि मैंने अपने कार्यों में कोई निशान नहीं छोड़ा है, स्टीवर्ट मिल्टन चेनी ने अपने स्वर में आत्मविश्वास के संकेत के साथ कहा। मिल्टन चेनी ने स्टीवर्ट मिल्टन चेनी की आवाज में आत्मविश्वास को पकड़ लिया और उनकी भौहें थोड़ी ढीली हो गईं। अगर ऐसा है तो यह अच्छा है, मिल्टन चेनी ने कहा। अगर यह उनके अपने कारणों से नहीं था तो यह राहत की बात थी।
मिल्टन चेनी को इस बात की परवाह नहीं थी कि एक कोर डिसिपल अन्य कारणों से स्टीवर्ट मिल्टन चेनी के खिलाफ क्यों निर्दयी होगा। जब तक स्टीवर्ट मिल्टन चेनी वास्तव में मर नहीं जाते तब तक सब ठीक रहेगा, अन्यथा उनके वर्तमान पुनर्जन्म सिमुलेशन के लिए खुद पर भरोसा करके एक लूज इमोर्टल की स्थिति प्राप्त करना काफी मुश्किल होगा। बेशक ये केवल तुलनात्मक रूप से कठिन था, पूरी तरह से असंभव नहीं। आखिरकार उसके पास अभी भी ब्लैक मून संप्रदाय की पहचान थी, जो ब्लैक मून संप्रदाय के स्टीवर्ट हॉल का एक वास्तविक बाहरी संप्रदाय शिष्य था। भले ही स्टीवर्ट मिल्टन चेनी ने अब से उसे कोई संसाधन या सहायता प्रदान करना बंद कर दिया हो, फिर भी इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के लिए स्लैशिंग लॉन्गेविटी लूज इमोर्टल की स्थिति तक पहुंचने का एक मौका था। उसका शुरुआती बिंदु पहले से ही ऊंचा था। बेशक अभी भी उस स्थिति में न आना सबसे अच्छा होगा। आखिरकार अगर वे आसान मोड पर खेल सकते हैं तो कौन हार्ड मोड पर खेलना चाहेगा, जिसमें मिल्टन चेनी भी शामिल हैं। मिल्टन चेनी को नज़रअंदाज करते हुए स्टीवर्ट मिल्टन चेनी इस बात पर विचार करते रहे कि 100 मिलियन वर्षों के अंतराल के बाद कोर शिष्य उन्हें फिर से क्यों निशाना बनाएगा। अगर यह मिल्टन चेनी के कारणों की वजह से नहीं था तो क्या यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि यह प्लेन चीफ कोर शिष्य द्वारा बहुत पसंद किया गया था। एक प्लेन चीफ के लिए एक नुकसान और 100 मिलियन वर्षों के बाद वे मेरे जीवन की इच्छा रखते हैं। ये कैसी बेतुकी स्थिति है। ये थोड़ा बहुत दूर की कड़ी है, लेकिन इस समय स्टीवर्ट मिल्टन चेनी केवल इस तरह से सोच सकते थे, अन्यथा उन्हें स्वर्गीय पथ मंडप पर उनकी जानकारी लीक करने का संदेह करना होगा। लेकिन यह और भी कम प्रशंसनीय था। स्वर्गीय पथ मंडप केवल एक संप्रदाय के मुख्य शिष्य के कारण उनकी जानकारी कैसे लीक कर सकता है। मुख्य शिष्य की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह संप्रदाय का नेता या कोई सच्चा अमर प्राणी ही क्यों न हो, स्वर्गीय पथ मंडप सक्रिय रूप से क्लाइंट की जानकारी का खुलासा नहीं करेगा। अन्यथा एक बार पता चलने पर स्वर्गीय पथ मंडप की अनगिनत युगों से बनी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। भले ही मिल्टन चेनी खुद एक अमर संप्रभु का पुनर्जन्म लेते, लेकिन स्वर्गीय पथ मंडप के लिए ऐसा करना उचित नहीं होता। अध्याय 645, अध्याय 348, 250 मिलियन वर्ष और 30% विश्वास सदस्यता की तलाश _ एक पल के लिए विचार करने के बाद प्रबंधक जी कोई कारण नहीं बता पाया। अंत में वह केवल इतना ही कर सका कि कोर शिष्य द्वारा उस पर किए गए हमले को 100 मिलियन वर्ष पहले किसी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के संसाधनों के साथ किए गए विश्वासघात के लिए जिम्मेदार ठहराया। अन्यथा कोई अन्य संभावना नहीं दिख रही थी। अपना सिर हिलाते हुए प्रबंधक जी ने आगे कुछ नहीं सोचा। चूंकि उसने पहले ही दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया था, इसलिए इस पर और अधिक विचार करना बहुत कम महत्व रखता था। जिस क्षण से कोर शिष्य ने उसके जीवन पर हमला किया, कोर शिष्य के साथ सुलह की कोई भी संभावना समाप्त हो गई थी। अब संप्रदाय छोड़ने के बारे में सोचना भी अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता थी। आखिरकार चूंकि कोर शिष्य इस बार उसे मारने में सफल नहीं हुआ था, इसलिए वह अभी भी आगे बढ़ने के लिए एक और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा होगा। अचानक जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, स्टीवर्ट जी ने आश्चर्य के साथ कहा, क्या तुमने मेरे द्वारा दिए गए दीर्घायु पोषक तत्वों को पहले ही पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है? ऐसा लगता है कि दीर्घायु पोषण के क्षेत्र में साधना के चरण को शुरू किए हुए तुम्हें केवल 20 मिलियन वर्ष ही हुए हैं। पुनर्जन्म लेने के योग्य, भले ही तुमने साधना का मार्ग बदल लिया हो, फिर भी तुम्हारी गति सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा है। लिटिल वर्ल्ड में लौटने के बाद स्टीवर्ट जी ने अपनी चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ शुरू किया और मिल्टन चेनी की साधना प्रगति पर ध्यान नहीं दिया। अब जबकि उसकी अपनी चोटें स्थिर हो गई थीं, उसने तुरंत देखा कि मिल्टन चेनी के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ था। ये शब्द सुनकर मिल्टन चेनी ने उदासीनता से सिर हिलाया। स्टीवर्ट जेड के सामने उसे अपने क्षेत्र को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी और न ही वह चाहकर भी इसे छिपा सकता था। आखिरकार स्टीवर्ट जी का क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र से कहीं ज्यादा ऊंचा था और उसके लिए मिल्टन चेनी के साधना स्तर को समझना आसान होगा। अगर आप साधना की इस गति को बनाए रख सकते हैं तो शायद 100 मिलियन से भी कम वर्षों में आप स्लैशिंग लॉन्गेविटी क्षेत्र में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बुरा है कि मैं जल्द ही संप्रदाय को नहीं छोड़ सकता, अन्यथा मैं आपको और अधिक संसाधन प्रदान कर सकता था, स्टीवर्ट जी ने कहा। आश्चर्य एक क्षणिक क्षण था। आखिरकार मिल्टन चेनी कोई और नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेने वाला एक अमर व्यक्ति था। इसके अलावा जबकि मिल्टन चेनी की लॉन्गेविटी अमर पथ पर साधना की गति तेज थी, फिर भी ये तर्क के दायरे में थी और बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। स्टीवर्ट जी ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया, इसे मिल्टन चेनी के वर्तमान जीवन में साधना के मार्ग को उनके पिछले जीवन से अलग बताते हुए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, मिल्टन चेनी ने हल्के से कहा। वह वास्तव में इन शब्दों का मतलब था, क्योंकि आखिरकार अगर स्टीवर्ट जी मर जाता है तो यह उसके लिए नुकसानदेह होगा और कोई लाभ नहीं होगा। निश्चिंत रहें, आपको बुनियादी साधना संसाधनों की कमी नहीं होगी। ये सिर्फ इतना है कि दीर्घायु क्रिस्टल जैसे उच्च स्तरीय संसाधन मैं आपको फिलहाल प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता, स्टीवर्ट जी ने जारी रखा। आपको बस अपने तपस्वी अभ्यास को जारी रखना चाहिए।
ब्लैक मून संप्रदाय शिष्यों को मिशन लेने के लिए मजबूर नहीं करता है, इसलिए आपको संप्रदाय के मिशनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से ढीले अमर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होने से हमें संसाधन प्राप्त करने के कई और तरीके मिलेंगे, स्टीवर्ट जी ने कहा। स्वर्गीय पद शपथ की बाधाओं के साथ उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि मिल्टन चेनी जल्द से जल्द स्लैशिंग दीर्घायु ढीले अमर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक मिल्टन चेनी की ताकत में वृद्धि से उन्हें खतरा होगा या नहीं, इस बारे में उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। सबसे पहले उन्हें अपनी साधना पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि मिल्टन चेनी के लिए उनके दायरे से आगे निकल पाना आसान नहीं होगा। दूसरा, भले ही मिल्टन चेनी की साधना वास्तव में उनके दायरे से आगे निकल जाए, लेकिन यह उनके लिए सिर्फ फायदेमंद होगी, नुकसानदेह नहीं, क्योंकि उनका सार मिल्टन चेनी को एक वास्तविक अमर प्राणी के रूप में विकसित करना था, और मिल्टन चेनी की उपलब्धियों के जरिए वे अमर मानव दायरे तक भी पहुंचेंगे। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। अपनी तपस्वी साधना को जारी रख पाना आदर्श था, जो मिल्टन चेनी के इरादों के बिल्कुल अनुरूप था। इस समय वह अपनी साधना की सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर था, चाहे वह क्षेत्र की सीमा के संदर्भ में हो या उसकी मानसिक स्थिति की सीमा के संदर्भ में, दोनों ही उस समय मिल्टन चेनी से काफी दूर थे। इसलिए उनकी मूल योजना अपनी तपस्वी साधना जारी रखने की थी। यदि स्टीवर्ट जी अपनी चोटों के कारण ग्रे डस्ट लिटिल वर्ल्ड में वापस नहीं लौटते, तो मिल्टन चेनी अगले 100,000 वर्षों में शेष दीर्घायु पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद खुद स्टीवर्ट जी की तलाश करते। मिल्टन चेनी की सहमति देखकर स्टीवर्ट जी ने और कुछ नहीं कहा। एक विचार के साथ लिटिल वर्ल्ड में फिर से हजारों पीले लाल प्रकाश समूह दिखाई दिए। हालांकि ये पीले लाल प्रकाश समूह स्टीवर्ट जेड के आसपास नहीं रहे, बल्कि मिल्टन चेनी के शरीर की ओर उड़ गए। अपने आसपास दीर्घायु पोषक तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों प्रकाश समूहों को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और साधना का एक नया दौर शुरू किया। साधना में वर्ष क्षणभंगुर होते हैं, और ये दीर्घायु अमर पथ के लिए विशेष रूप से सत्य है। यदि साधना के अन्य मार्गों में प्रति सत्र दसियों हजार या यहाँ तक कि सैकड़ों हजार साल लगते हैं, तो दीर्घायु अमर पथ में लाखों, दसियों लाख या यहाँ तक कि सैकड़ों मिलियन साल तक चलने वाले सत्र होते हैं। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, मिल्टन चेनी ने चुपचाप दीर्घायु पोषक तत्वों को अवशोषित किया, जबकि स्टीवर्ट जी चुपचाप अपनी चोटों से उबर गया। हालांकि दोनों एक ही छोटी दुनिया में साधना कर रहे थे, लेकिन मिल्टन चेनी और स्टीवर्ट जी के बीच ज्यादा संवाद नहीं था। अल्पविराम। जैसे जैसे समय तेजी से बीतता गया, 48 मिलियन साल बाद एक साधना सत्र लगभग 50 मिलियन साल तक चला, जो निस्संदेह मिल्टन चेनी द्वारा अनुभव की गई सबसे लंबी एकांत अवधि थी। इससे पहले, चाहे वह टेक्स्ट सिमुलेशन, पुनर्जन्म सिमुलेशन या ट्रू बॉडी सिमुलेशन के भीतर हो, उन्होंने कभी भी इतने लंबे समय तक साधना नहीं की। मिल्टन चेनी की दृढ़ भावना के साथ भी साधना की इतनी लंबी अवधि अभी भी हल्की सी लहरें पैदा करती है। आखिरकार मिल्टन चेनी कोई पत्थर नहीं थे, वे एक व्यक्ति थे। वे भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना लगभग 50 मिलियन वर्षों तक साधना कैसे कर सकते थे। अध्याय 646, अध्याय 348, 250,000 वर्ष और 30% विश्वास सदस्यता की तलाश _2। बैकक्वोट, ये निश्चित रूप से असंभव था, यहाँ तक कि मिल्टन चेनी भी अपवाद नहीं थे। हालांकि 50 मिलियन वर्षों की कठिन साधना, हालांकि एक लंबा समय था, ने मिल्टन चेनी को जबरदस्त लाभ पहुंचाया था। इस समय उन्होंने कुल 280 मिलियन वर्षों के दीर्घायु पोषक तत्व को अवशोषित कर लिया था। ये जानना चाहिए कि इन वर्षों में मिल्टन चेनी दीर्घायु क्रिस्टल की मदद के बिना थे, इस चरण तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से दीर्घायु पोषक तत्व को अवशोषित करने पर निर्भर थे। इससे मिल्टन चेनी को एक बात का भी यकीन हो गया कि दीर्घायु अमर पथ पर उनकी प्रतिभा वास्तव में बहुत मजबूत थी। बस इतना था कि मिल्टन चेनी को नहीं पता था कि क्या उनके पास केवल दीर्घायु अमर पथ पर ऐसी प्रतिभा थी या अमर क्षेत्र के अन्य 5 साधना पथों पर भी उनके पास काफी प्रतिभा थी। क्योंकि यह पुनर्जन्म सिमुलेशन का लाभ हो सकता है, या शायद ये केवल उनकी मनस्थिति के कारण था। बेशक मिल्टन चेनी के पास इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। कम से कम इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में उनके पास इसे सत्यापित करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि अगर उन्होंने भविष्य के पुनर्जन्म सिमुलेशन में इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने का फैसला किया और अन्य अमर पथों का अभ्यास किया, तो उन्हें इस परिकल्पना का परीक्षण करने का अवसर मिल सकता है। कैसा है, क्या आप आश्वस्त हैं? मिल्टन चेनी को अपनी साधना रोकते हुए देखकर पास में मौजूद अधिकारी हुआन बोल पड़े। आप थोड़े ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। मिल्टन चेनी ने अपना सिर हिलाया और थोड़ी सी भौहें सिकोड़ते हुए बोले। पिछले कुछ वर्षों में मिल्टन चेनी ने देखा था कि अधिकारी जुबान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मानो वह जल्द से जल्द स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में प्रवेश करने के लिए बहुत उत्सुक था। शुरुआत में उसने उसे 100 मिलियन वर्ष दिए थे, लेकिन अब 50 मिलियन वर्ष भी नहीं बीते थे और वह स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में प्रवेश करने की तत्काल उम्मीद कर रहा था।
जब स्वर्गीय पद के साथ अनुबंध में उन कुछ खामियों को एक साथ रखा गया तो चीजें थोड़ी अशुभ लग रही थीं। मिल्टन चेनी ने जो कहा उसे सुनकर अधिकारी जुबान कुछ हद तक असहाय दिखे, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह और मिल्टन चेनी बराबरी के स्तर पर थे, और हालांकि वह चाहता था कि मिल्टन चेनी जल्द से जल्द स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में प्रवेश करे, लेकिन वह उसे मजबूर नहीं कर सकता था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। इससे पहले संप्रदाय के उस मुख्य शिष्य ने उसके खिलाफ एक चाल चली थी, और हालांकि इससे उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इसने उसकी दीर्घायु की नींव को नुकसान पहुंचाया था। अब उसका जीवनकाल लगातार कम होता जा रहा था। जीवनकाल के रिसाव की वर्तमान दर के साथ, भले ही वह लगातार दीर्घायु पोषक तत्वों के साथ इसकी पूर्ति करता, उसके पास 300 मिलियन वर्ष से भी कम बचे थे। अगर ये दुर्घटना नहीं हुई होती तो उसके पास कम से कम 500 मिलियन वर्ष का जीवन होता। इसका मतलब था कि उसका समय समाप्त हो रहा था। मिल्टन चेनी में निवेश करने के लिए पहले से ही 80 मिलियन वर्ष से अधिक समय हो चुका था, लेकिन इस समय कोई रिटर्न नहीं था। हालांकि जब उसने शुरुआत में मिल्टन चेनी में निवेश करने का फैसला किया था तो उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी वह कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहा था। अधिकारी जुबान को यह नहीं पता था कि इस समय उसकी मानसिकता पहले से ही समस्याग्रस्त थी। या यूं कहें कि अपने लिए लाभ प्राप्त करने के लिए अमर प्राणी के पुनर्जन्म वाले शरीर में निवेश करने का तरीका ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसके जैसा छोटा व्यक्ति पूरा कर सके। जबरन ऐसा करने से समय बीतने के साथ वह इच्छाओं से अंधा होता जा रहा था। जितना कम उसे कोई वापसी नजर आती, वह उतना ही ज्यादा जरूरी होता जाता। हालांकि अधिकारी जुबान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मिल्टन चेनी ने अनुमान लगा लिया था कि अधिकारी जुबान के दिमाग में क्या चल रहा था। हालांकि मिल्टन चेनी को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। वास्तव में इस समय ऐसा नहीं था कि उसे स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वह बस ज्यादा स्थिरता की तलाश कर रहा था। अगर वह अब जबरन सफलता प्राप्त करने का फैसला करता तो उसके पास सफलता की काफी संभावना थी। मिल्टन चेनी के अनुमान में लगभग 20% संभावना थी। यह मत मानिए कि 20% संभावना का मतलब एक पतली उम्मीद है, वास्तव में 20% संभावना पहले से ही काफी अधिक थी। लेकिन मिल्टन चेनी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। आखिरकार स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले किसी को कम से कम 50% आत्मविश्वास होना चाहिए, अन्यथा विफलता की संभावना बहुत अधिक थी। अगर वह असफल हो जाता तो उसकी लगभग 100 मिलियन वर्षों की श्रमसाध्य साधना व्यर्थ हो जाती। इसलिए जब अधिकारी जुबान ने उससे पूछा कि क्या वह आश्वस्त है, तो उसने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह आश्वस्त नहीं है। चाहे अधिकारी जुबान कितना भी चिंतित क्यों न हो, मिल्टन चेनी खुद जल्दी में नहीं थे। अगले 50 मिलियन वर्षों के बारे में क्या? संसाधनों की चिंता किए बिना क्या आपको विश्वास है कि आप स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? एक क्षण बाद अधिकारी जुबान, जो अब शांत था, फिर से बोला। इस समय अधिकारी जुबान शांत दिखाई दिए, लेकिन उनके स्वर में एक स्पष्ट आग्रह था जो कुछ हद तक कर्कश असंगति पैदा कर रहा था। फिर भी मिल्टन चेनी ने इन चिंताओं को फिर से संबोधित नहीं किया। बैकक्वोट। स्टीवर्ट जुबान के इस कथन के बाद मिल्टन चेनी चिंतन में डूब गए। क्या उन्हें आशा की एक किरण प्रदान करनी चाहिए? ऐसा लग रहा था कि बहुत अधिक दबाव डालना शायद सबसे अच्छा तरीका नहीं होगा। 30% निश्चितता। 2 सांसों के अंतराल के लिए चिंतन करने के बाद मिल्टन चेनी ने निर्णायक रूप से बात की। हालांकि उन्होंने केवल 30% निश्चितता का उल्लेख किया था। यदि वे अपनी कठिन साधना को अगले 50 मिलियन वर्षों तक जारी रखते तो मिल्टन चेनी को कम से कम 50% निश्चितता होती। बेशक ये ऐसी बातें थीं जिन्हें मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं करेंगे। मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर स्टीवर्ट जुबान ने राहत की सांस ली। 30% निश्चितता, ये पहले से ही काफी था। यदि उसके पास मौजूद खजाने को मिल्टन चेनी की पुनर्जन्म वाले अमर के रूप में पहचान के साथ जोड़ दिया जाए तो ये स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में प्रवेश करने की निश्चितता को 60% तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अगर वह अंत में फिर भी असफल हो जाता है तो इसके लिए केवल उसके खराब भाग्य को दोषी ठहराया जा सकता है। वर्षों से मिल्टन चेनी की वजह से उसने पुनर्जन्म वाले अमर लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। कुछ जानकारी तो उसकी पहुंच के स्तर से भी परे थी। सौभाग्य से संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में वह अभी भी अधिकांश जानकारी के बारे में पूछताछ करने में सक्षम था। वह स्पष्ट था कि एक बार पुनर्जन्म वाले अमर ने ढीले अमर दायरे में कदम रखा तो वे ढीले अमर दायरे की सीमा तक सीधे तेजी से प्रगति करेंगे। एक बार पुनर्जन्म वाले अमर ने ढीले अमर दायरे की सीमा तक पहुंच लिया, अपने पिछले जीवन की यादों की मदद से वे जल्दी से सच्चे अमर मानव दायरे को प्राप्त कर लेंगे। स्टीवर्ट जुबान के दिमाग में यही गणना थी। यही कारण था कि स्टीवर्ट जुबान मिल्टन चेनी को स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में प्रवेश दिलाने के लिए इतना उत्सुक था। बेशक इस समय उसे यकीन नहीं था कि पुनर्जन्म लेने वाले अमर व्यक्ति पुनर्जन्म के बाद और अपने पिछले जीवन से साधना के मार्ग को त्यागने और फिर एक अलग मार्ग चुनने के बाद भी इस प्रभाव का अनुभव करेंगे।
लेकिन कोशिश करने का जोखिम उठाना निश्चित रूप से कोई गलती नहीं थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अनगिनत लाशों से निकलकर संप्रदाय के भीतर एक सच्चे शिष्य की स्थिति तक पहुंच गया था, स्टीवर्ट जुवान में स्वाभाविक रूप से जोखिम लेने का साहस नहीं था। सफलता या असफलता 50 मिलियन वर्षों के बाद देखी जाएगी। मिल्टन चेनी ने देखा कि स्टीवर्ट जुवान की अभिव्यक्ति शांत हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ बार झपकती हुई लग रही थीं, जैसे कि वह कुछ साजिश कर रहा हो। मिल्टन चेनी को नहीं पता था कि स्टीवर्ट जुवान के दिमाग में क्या चल रहा था। आखिरकार वह दिमाग नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। आखिरकार स्टीवर्ट जुवान उसकी जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए स्टीवर्ट जुवान चाहे जो भी साजिश रच रहा हो, मिल्टन चेनी को इससे कोई सरोकार नहीं था। स्टीवर्ट जुवान इस समय किस बारे में सोच रहा था, मिल्टन चेनी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, न ही वह अनुमान लगाना चाहता था। अल्पविराम, समय किसी कारण से नहीं रुकता और समय के गिये भी निरंतर घूमते रहते हैं। पलक झपकते ही 50 मिलियन वर्ष बीत गए। अमर क्षेत्र अपनी स्थापना के बाद से 50 मिलियन वर्षों की अनगिनत अवधियों से गुजर चुका था। इसलिए हालांकि अब 50 मिलियन वर्ष बीत चुके थे, अमर क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। मिल्टन चेनी, जिन्होंने 100 मिलियन वर्षों से अधिक कठोर साधना की थी, अपनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति के बावजूद कुछ प्रभाव महसूस करने लगे थे। अब उन्होंने 430 मिलियन वर्षों की दीर्घायु अर्जित कर ली थी, लेकिन इसकी कीमत 50 मिलियन वर्षों तक की अथक साधना थी। मिल्टन चेनी को यह भी लग रहा था कि अगर वह साधना जारी रखेंगे तो कुछ प्रतिकूल हो सकता है, संभवतः इस दुनिया में खुद को खो देना या कोई और कारण। अब उसके लिए कुछ देर आराम करने का समय था। लेकिन ठीक इसी समय स्टीवर्ट जुवान, जो अभी अभी साधना कर रहा था, ने अपनी आंखें खोली और मिल्टन चेनी की ओर देखा। कैसा है? क्या आप आश्वस्त हैं? स्टीवर्ट जुवान बोला। ये पूछने का उसका मतलब था कि क्या वह आश्वस्त है। वास्तव में ये पूछना था कि क्या मिल्टन चेनी आश्वस्त महसूस करते हैं। मिल्टन चेनी के पास इस प्रश्न का उत्तर था, लेकिन वह सही उत्तर स्वेच्छा से नहीं बताना चाहते थे। एक क्षण बाद मिल्टन चेनी ने उदासीनता से उत्तर दिया, 30% निश्चितता। उत्तर वही था जो 50 मिलियन वर्ष पहले था, और क्या ये वास्तव में 30% निश्चितता थी, कोई नहीं जानता था। कम से कम स्टीवर्ट जुवान को यह नहीं पता था कि मिल्टन चेनी को स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में प्रवेश करने के बारे में वास्तव में कितनी निश्चितता थी। अध्याय 647, अध्याय 349, फूलों को अमर बनाने की तकनीक और दीर्घायु क्षेत्र को कम करने की सफलता की शुरुआत, सदस्यता की तलाश अंडस्को। मिल्टन चेनी के शब्द अभी शांत ही हुए थे कि दूत जुबान एक पल के लिए चुप हो गए। ये स्पष्ट नहीं था कि वे मिल्टन के शब्दों की सत्यता पर विचार कर रहे थे या अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दूत जुबान ने नर्म आवाज में कहा, 30%। ये पहले से ही पर्याप्त है। इस समय दूत जुबान के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय दिखाई दिया, जिसे पहचान पाना मुश्किल था, मानो उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। दूत जुबान के हाव भाव में बदलाव सिर्फ एक पल के लिए रहा, यहां तक कि मिल्टन भी किसी विसंगति को नोटिस करने में विफल रहे। हालांकि मिल्टन ने दूत जुबान के लहजे में एक निर्विवाद संकल्प का संकेत देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस समय उसे स्लेशिंग लॉन्गेविटी दायरे में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करने देने का मन बना लिया था। इससे मिल्टन के दिल में आश्चर्य की एक झलक जरूर पैदा हुई। वह दूत जुबान की बढ़ती हुई बेचैनी को महसूस कर सकता था, लेकिन यह इतना जरूरी नहीं होना चाहिए था। आखिरकार हालांकि 30% कोई छोटी संभावना नहीं थी, लेकिन इसे ज्यादा भी नहीं माना जा सकता था। अगर मिल्टन की सफलता विफल हो जाती तो दूत जुबान के अलावा और कौन सबसे बड़ा नुकसान उठाता। अरबों साल बीत चुके थे और दूत जुबान ने उसमें जो खेती के संसाधन निवेश किए थे, वे किसी भी तरह से मामूली राशि नहीं थे। मिल्टन ने कुछ समय खरीदने के इरादे से आंशिक रूप से केवल 30% संभावना का उल्लेख किया। मिल्टन के लिए स्वाभाविक रूप से स्लेशिंग लॉन्गेविटी दायरे को तोड़ने की जितनी अधिक निश्चितता होगी, उतना ही बेहतर होगा। इसका ये भी मतलब था कि वह जितना अधिक लॉन्गेविटी पोषक तत्व अवशोषित करेगा, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि एक बार जब वह सफलता प्राप्त कर लेता तो पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त होने के बाद वह अपनी आस्तीन में एक मजबूत कार्ड के साथ वास्तविकता में वापस आ जाता। ये निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण था। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में इतना अच्छा अवसर मिलने पर मिल्टन निश्चित रूप से इसे छोड़ने वाला नहीं था। क्या आप सफलता में असफल होने के बारे में चिंतित हैं? दूत जुबान ने मिल्टन के मन की बात समझ ली थी और उदासीनता से बोला। ये सुनकर मिल्टन ने पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से सिर हिलाया। मिल्टन को ये जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि दूत जुबान उसके विचारों को समझ सकता था। आखिरकार किसी के लिए भी ऐसी चिंताएं होना स्वाभाविक ही है, यहाँ तक कि एक अमर प्राणी के पुनर्जन्म के लिए भी ये सामान्य होगा, क्योंकि कोई भी अपनी सफलता में असफल नहीं होना चाहता। दीर्घायु अमर पथ पर, हालांकि स्लेशिंग दीर्घायु क्षेत्र में सफलता किसी को विस्तारित जीवनकाल प्रदान कर सकती है, असफलता की कीमत भी उतनी ही भारी थी।
दीर्घायु अमर पथ पर लगभग 90% साधक स्लेशिंग दीर्घायु क्षेत्र में सफलता में असफल होने पर अपने जीवन काल के समाप्त होने के कारण तुरंत नष्ट हो जाते हैं। शेष 10% भी स्लेशिंग दीर्घायु क्षेत्र में पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ते। मिल्टन के लिए, एक बार जब उन्होंने स्लेशिंग लॉन्गेविटी दायरे में सफलता की शुरुआत करने का फैसला किया तो ये करो या मरो वाली स्थिति थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिल्टन ने स्वाभाविक रूप से अपनी सफलता में यथासंभव उच्च निश्चितता की उम्मीद की। वह निश्चित रूप से असफल नहीं होना चाहता था और इस पुनर्जन्म सिमुलेशन को व्यर्थ में समाप्त करना नहीं चाहता था। इस सिमुलेशन में कठिन साधना के अरबों वर्षों को बर्बाद करना चाहता था। यदि आपने जो 30% संभावना बताई है वह वास्तविक है तो मैं इसे 60% तक बढ़ा सकता हूँ। बेशक आपको उस कीमत को समझना चाहिए जो चुकानी होगी। अपना निर्णय स्वयं लें, दूत जुबान ने कहा। उनका स्वर सपाट था, फिर भी उस शांति के भीतर गंभीरता और श्रद्धा का एक स्वर था। इस मुद्दे पर स्वाभाविक रूप से उन्हें मिल्टन को धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सुनकर मिल्टन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि चुप हो गए। दूत जुबान ने सोचा कि मिल्टन कोई विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में मिल्टन का दिमाग तेजी से उनकी यादों को खंगाल रहा था, क्योंकि इस समय उसे समझ में नहीं आया कि दूत जुबान का ये कहने का क्या मतलब था कि उसे समझना चाहिए। वह वास्तव में पुनर्जन्म लेने वाला अमर प्राणी नहीं था, वह संभवतः सब कुछ कैसे समझ सकता था, दूत जुबान से भी कम। एक क्षण बाद मिल्टन ने अपना सिर हिलाया और बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मिल्टन ने खुला और ईमानदार होना चुना। न समझने का मतलब था न समझना, समझने का दिखावा करना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। मिल्टन के शब्दों को सुनकर दूत जुबान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक चमक उठी, लेकिन यह एक पल में फीकी पड़ गई और उसने मिल्टन के शब्दों को दिल पर नहीं लिया। उसने बस यह मान लिया कि मिल्टन ने पुनर्जन्म के बाद वे यादें खो दी हैं। मूव फ्लावर इमोर्टल टेक्निक, मैं तुम्हारे ऊपर जीवन की नींव का पूरा सार लगा सकता हूँ, दूत जुबान ने सपाट लहजे में कहा। उसे अपने शब्दों को जरा भी चौंकाने वाला नहीं लगा। क्या आप मुझ पर निषिद्ध तकनीक का उपयोग करने जा रहे हैं? क्या यह आवश्यक है? क्या आपको डर नहीं है कि अन्य लोग इसे देख लेंगे? यदि पता चल गया तो यह निश्चित रूप से एक निराशाजनक स्थिति को जन्म देगा, मिल्टन ने दूत जुबान के बोलने के बाद थोड़ा चौंकते हुए कहा। इसके अलावा आपको मूव फ्लावर अमर तकनीक की छाप कहाँ से मिली? मिल्टन ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे से बाहर निकलने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए दूत जुबान के प्रस्ताव में उस पर निश्चित तकनीक का उपयोग करना शामिल होगा। उसने शुरू में इस दिशा में नहीं सोचा था। उसे विश्वास नहीं था कि दूत जुबान में ऐसा करने की हिम्मत या क्षमता होगी। मूव फ्लावर अमर तकनीक, हालांकि एक अमर तकनीक कहलाती है, एक सच्ची निषिद्ध तकनीक थी। अमर दायरे में कोई भी निषिद्ध तकनीक कभी भी सरल नहीं थी। इसके अलावा प्रकार की परवाह किए बिना निषिद्ध तकनीकें कलाकार या प्राप्तकर्ता दोनों के लिए अच्छी नहीं थीं। अब का मिल्टन वह मिल्टन नहीं था जो अभी अभी इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था। इस दुनिया के बारे में उसकी समझ काफी गहरी हो गई थी। मूव फ्लावर अमर तकनीक अन्य निषिद्ध तकनीकों की तरह उसकी यादों में मौजूद थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमर प्राणियों से नीचे के किसी भी व्यक्ति को निजी तौर पर निषिद्ध तकनीकों का उपयोग करने से मना किया गया था। अध्याय 648, अध्याय 349, फूलों को अमर बनाने की तकनीक और दीर्घायु क्षेत्र को कम करने की सफलता की शुरुआत, सदस्यता की तलाश _2। यदि खोज की जाती है तो न तो जादूगर और न ही प्राप्तकर्ता के पास अमर क्षेत्र में रहने के लिए कोई जगह होगी। मृत्यु सबसे सरल सजा होगी। यही कारण था कि मिल्टन चेनी ने अभी इस विकल्प पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि छद्म मंत्री केवल उनमें निवेश करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। आखिरकार छद्म मंत्री के लिए मिल्टन केवल एक निवेश का अवसर था, एक ही निवेश पर अपना जीवन दांव पर लगाने के लायक नहीं था। दांव बहुत बड़ा था। ये कहा जा सकता है कि यदि मिल्टन भविष्य में अमर प्राणी नहीं बन सका तो छद्म मंत्री का निवेश अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगा। मेरे जीवनकाल की नींव क्षतिग्रस्त हो गई है और मेरे पास अधिकतम 200 मिलियन वर्ष बचे हैं। मैं अब सिर्फ एक जुआ खेल सकता हूं और जहां तक पुनर्जन्म अमर तकनीक मोहर का सवाल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही तैयार हूं, छद्म मंत्री ने खुलकर कहा। अब वह और मिल्टन एक ही नाव में थे और अब मिल्टन से अपनी स्थिति को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सुनकर मिल्टन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। दरअसल छद्म मंत्री को लगी चोटें मामूली नहीं थीं, वे उसके जीवनकाल के आधार तक पहुंच गई थीं। ये कुछ हद तक परेशान करने वाला था। कोई आश्चर्य नहीं कि छद्म मंत्री पिछले कुछ वर्षों में और भी ज्यादा उत्सुक हो गया था। मिल्टन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, उसका दिमाग बढ़ते विचारों से भरा हुआ था। अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार छद्म मंत्री के शब्दों से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वह अच्छी तरह से तैयार था, यहाँ तक कि पुनर्जन्म अमर तकनीक के लिए मुहर भी तैयार थी।
मिल्टन ने कहा, हालांकि अगर निषिद्ध तकनीक सफलतापूर्वक लागू की जाती है तो स्लैशिंग दीर्घायु क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मेरी निश्चितता स्वाभाविक रूप से 60% तक बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर यह विफल हो जाता है तो क्या होगा? अगर निषिद्ध तकनीक विफल हो जाती है तो उजागर आभा निश्चित रूप से इस छोटी दुनिया से बह जाएगी। क्या आपको वास्तव में अपने सभी चिप्स दांव पर लगाने की जरूरत है? मिल्टन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि छद्म मंत्री उस पर निषिद्ध तकनीक का प्रदर्शन करे। अमर प्राणियों से नीचे के साधकों को निषिद्ध तकनीकों का उपयोग करने से मना किया जाता है, और मोहर के साथ भी ऐसी तकनीकों को आजमाने में विफलता की उच्च संभावना है। सफल होने पर मिल्टन वास्तव में स्लैशिंग दीर्घायु क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की 60% निश्चितता रख सकता है, शायद 80% भी। लेकिन अगर यह विफल हो जाता है तो क्या होगा? अगर यह विफल हो जाता है तो सफलता की 30% से भी कम संभावना होगी। यही कारण था कि मिल्टन अनिच्छुक था, लेकिन अब उसका रवैया कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि छद्म मंत्री ने स्पष्ट रूप से निषिद्ध तकनीक का प्रदर्शन करने का फैसला किया था। मिल्टन के शब्दों को सुनकर छद्म मंत्री चुप हो गया। ऐसा लगता है कि वह अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा था। वह मिल्टन द्वारा कही गई हर बात पर विचार क्यों नहीं कर सकता था? लेकिन समस्या ये थी कि उसका जीवन काल आधा हो गया था और संप्रदाय से दूर रहने पर उसका और भी अधिक समय बर्बाद हो जाएगा। वह इससे कैसे संतुष्ट हो सकता था? वह मिल्टन द्वारा जीवनकाल पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने ये जुआ खेलने का फैसला किया था। इस बार वह कह सकता है कि वह अपनी सारी चिप्स दांव पर लगा रहा था। पुनर्जन्म, अमर तकनीक और निषिद्ध तकनीक मोहर प्राप्त करना आसान नहीं था। हालांकि अगर सफल होता तो मिल्टन पहले से ही एक पूर्ण जीवनकाल नींव का मालिक हो सकता था। न केवल ब्रेकर थ्रू के लिए उसके अवसर को कम से कम 30% तक बढ़ा सकता था। ये ब्रेकर थ्रू के बाद मिल्टन को स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे की सीमा तक तेजी से बढ़ने की अनुमति भी देगा। यद्यपि इस क्षेत्र की सीमा काफी कठिन होगी, फिर भी यह मिल्टन के अमरत्व की सच्ची सफलता प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा सकता है। आखिरकार छद्म मंत्री मिल्टन की असली पहचान एक अमर प्राणी के पुनर्जन्म को नहीं भूले थे। अगर यह सामान्य समय होता तो वह निश्चित रूप से निवेश के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाते। लेकिन इस बार ये पूरी तरह से दांव पर लगा था। जैसा कि मिल्टन ने अभी कहा, सभी चिप्स दांव पर लगाओ। वह ये नहीं जानता था कि मिल्टन का शरीर किसी अमर प्राणी का पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि यह सिर्फ एक पुनर्जन्म सिमुलेशन था। उसके शरीर की सीमा संभवतः उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी। छद्म मंत्री इस बात से अनजान थे, लेकिन मिल्टन, जो अपने शरीर को अच्छी तरह से जानते थे, निस्संदेह इस बात से अवगत थे। यही मुख्य कारण था कि मिल्टन अपने ऊपर निषिद्ध तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए अनिच्छुक थे। मिल्टन ये भी जानते थे कि अगर सफल हुए तो उन्हें बहुत लाभ होगा, लेकिन उन्हें यकीन था कि इस शरीर की सीमा केवल स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे के शुरुआती चरण को ही सहन कर सकती है। इससे अधिक कुछ भी हो और यह शरीर इसे सहन करने में पूरी तरह विफल हो जाएगा। यदि ऐसा होता तो फिर 2 बार जोखिम क्यों उठाया जाए? यह एक ऐसा विकल्प है जिसके केवल नुकसान है और कोई लाभ नहीं है। चाहे उस पर निषिद्ध तकनीक डाली गई हो या नहीं, स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में सफलता के बाद संभावना थी कि वह केवल उस दायरे के प्रारंभिक चरण में ही रह पाएगा। जब तक आप मुझे अन्यथा आश्वस्त नहीं कर सकते, अन्यथा। 50% विश्वास। मिल्टन चेनी ने बीच में ही उसे टोक दिया और स्टीवर्ट को अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया। इस समय मिल्टन चेनी अपने माथे पर हल्के से मालिश कर रहे थे। उनका मन अज्ञात विचारों में डूबा हुआ था। मिल्टन चेनी को बीच में टोकते हुए सुनकर स्टीवर्ट को आश्चर्य नहीं हुआ। वह मिल्टन चेनी द्वारा अपनी क्षमताओं को छिपाने से दूर दूर तक आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बल्कि केवल एक पल के लिए विस्मय का अनुभव किया। 50% विश्वास। मिल्टन चेनी के इस कथन ने स्टीवर्ट को फिर से दुविधा में डाल दिया। एक क्षण बाद स्टीवर्ट ने फिर भी अपना सिर हिलाया। पर्याप्त नहीं, उसने धीरे से कहा, फिर भी अपना निर्णय नहीं बदला। वास्तव में इस बिंदु पर वह और मिल्टन चेनी कुछ हद तक समान थे। दोनों ही ऐसे थे जो एक बार प्रारंभिक निर्णय लेने के बाद आसानी से अपना मन नहीं बदलते। मिल्टन चेनी स्टीवर्ट के स्वर में निर्णायकता सुन सकते थे। वह जानता था कि भले ही वह कहे कि उसे अब 80% विश्वास है, स्टीवर्ट निषिद्ध तकनीक का प्रयोग करना नहीं छोड़ेगा। मिल्टन चेनी ने अंदर ही अंदर आह भरी। यह विषम जानकारी का अभिशाप था, लेकिन वह अपनी वास्तविक स्थिति को सही ढंग से प्रकट नहीं कर सका। मिल्टन चेनी ने बोलना जारी नहीं रखा, जिसका अर्थ था कि वह स्टीवर्ट के निर्णय को स्वीकार कर रहा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस बिंदु पर मिल्टन चेनी के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। यदि निषिद्ध तकनीक का प्रयोग वास्तव में विफल हो जाता तो इसका मतलब केवल इस पुनर्जन्म अनुकरण का अंत होता। अपनी शक्ति से अमर क्षेत्र को चुनौती देना स्वाभाविक रूप से असंभव था। मिल्टन चेनी को इस हद तक भरोसा नहीं था। फिर भी किसी के भाग्य का दूसरे के हाथों में होना वास्तव में अप्रिय था।
आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मुझे निश्चित तकनीकों का प्रयोग करने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आपको उनका सामना करने का अनुभव है, प्रबंधक ने कहा। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने कुछ उलझन के साथ प्रबंधक की ओर देखा। मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति को देखकर प्रबंधक ने हल्के से ठहाका लगाया, फिर आगे कहा, मैं इस जीवन में आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके अमर प्राणी के रूप में पिछले जीवन का उल्लेख कर रहा हूं। पुनर्जन्म अमर तकनीक के बिना आप कैसे पुनर्जन्म ले सकते हैं और फिर से साधना कर सकते हैं? जैसे ही शब्द उसके कानों तक पहुंचे, मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसका दिल धड़क उठा। अगले ही पल मिल्टन चेनी को एक आभास हुआ, तो ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रबंधक ने ऐसा निर्णय लिया था। इतनी निर्णायकता से अपनी सारी चिप्स दांव पर लगा दी थी, इसलिए मामले की जड़ यही थी। ये सोचते हुए मिल्टन चेनी को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने पहले कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया था। ये वास्तव में ऐसा मामला था जब खिलाड़ी के खो जाने पर दर्शक स्पष्ट सोच रखता था। केवल इस बार मिल्टन चेनी ने भागीदार की भूमिका निभाई। इस पूरे समय प्रबंधक ने यह माना था कि वह एक अमर प्राणी का पुनर्जन्म था, इसलिए लिया गया कोई भी निर्णय अमर प्राणी के पुनर्जन्म रूप के रूप में मिल्टन चेनी की पहचान पर आधारित था। लेकिन मिल्टन चेनी अपनी परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट थे। हालांकि उन्होंने प्रबंधक के सामने एक अच्छा दिखावा किया था, लेकिन वे हर एक पहलू को कवर नहीं कर सके। उदाहरण के लिए, इस बार उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रबंधक उस पर निश्चित तकनीक का इस्तेमाल करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में अमर प्राणी के रूप में पुनर्जन्म अमर तकनीक का इस्तेमाल किया था। सही है, पुनर्जन्म अमर तकनीक भी निश्चित तकनीकों की श्रेणी में आती है। इसे अमर क्षेत्र के भीतर सबसे शक्तिशाली निश्चित तकनीकों में से एक भी कहा जा सकता है, जो कि स्थानांतरण अमर तकनीक से कहीं ज्यादा है। चूंकि निर्णय हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं, मिल्टन चेनी ने कहा, आगे किसी भी स्पष्टीकरण की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए। अगले ही पल प्रबंधक ने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान को दूर किया और एक हल्की हरकत के साथ मिल्टन चेनी के सामने आया। उसने हीरे के आकार का एक लकड़ी का स्तंभ बुलाया। जिस क्षण लकड़ी का स्तंभ दिखाई दिया, वह एक मंद चमक के साथ चमक उठा। इस क्षण मिल्टन चेनी की चेतना अंधकार में डूब गई। उसकी पांचों इंद्रियां तुरंत अवरुद्ध हो गईं और इस समय रुक गया। उसे नहीं पता था कि उसकी चेतना साफ होने में कितना समय बीत गया था, और तभी उसे अपने शरीर में हुए जबरदस्त बदलावों का एहसास हुआ। अध्याय 649, अध्याय 350, स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में प्रवेश करना और ऊन पूरी तरह से कट गया है, सदस्यता की तलाश _1 सफल। चेतना अंधकार से पुनर्जीवित हुई और मिल्टन चेनी के विचार थोड़े से हिल गए। उसके शरीर में होने वाले बदलाव अब उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से प्रक्षेपित हो रहे थे। फूलों को हिलाने की अमर तकनीक उस पर सफलतापूर्वक लागू की गई थी, और मिल्टन चेनी अपने शरीर के भीतर शक्ति के एक अकथनीय नए स्रोत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। इस स्रोत से अनगिनत ऊर्जाएं बिखर गईं, जो उसके पूरे शरीर में फैल गईं। इस क्षण मिल्टन चेनी को कुछ अवर्णनीय महसूस हुआ। यह अनुभूति बेहद आरामदायक, कुछ हद तक गर्म थी, मानो उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो। एक गहरी सांस छोड़ते हुए मिल्टन चेनी ने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। यह एक सफलता है। दीर्घायु की नींव आपके शरीर में सफलतापूर्वक जड़ जमा चुकी है। हालांकि अगर आप अगली बार अपनी सफलता में असफल हो जाते हैं, तो भी परिणाम एक व्यर्थ प्रयास होगा, चांसलर जुवान ने कहा। उनकी आवाज में कमजोरी का संकेत था। इस समय उन्होंने भी राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनके लहजे से ऐसा नहीं लगा कि मिल्टन चेनी सफलता में असफल होंगे। हालांकि उनके लहजे में कमजोरी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। आखिरकार निश्चित तकनीक का इस्तेमाल करने से इस समय उनकी सारी शक्ति लगभग खत्म हो गई थी। ठीक होने में बहुत समय लगेगा। अब मिल्टन चेनी की सफलता का उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने वह सब कुछ कर लिया था जो वे कर सकते थे। अगर मिल्टन चेनी अभी भी 80% संभावना के साथ सफलता में असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब केवल ये होगा कि लोगों के बारे में उनके निर्णय में कोई समस्या थी। चांसलर जुवान के शब्दों को सुनकर मिल्टन चेनी ने हल्के से सिर हिलाया। वह अभी तक सीमा की भावना तक नहीं पहुंचा था, यानी वह इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे को तोड़ सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी सफलता 100% सुनिश्चित थी। फिर भी मिल्टन चेनी कुछ हद तक आश्वस्त थे। आखिरकार अगर उन्होंने अभी सफलता प्राप्त करने का फैसला किया, तो उनके पास कम से कम 80% संभावना थी। यह मिल्टन चेनी के आत्मविश्वास का स्रोत भी था। निश्चित तकनीक का सफल निष्पादन निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित खुशी माना जा सकता है। आखिरकार अगर कोई पूरी तरह से मेहनती साधना पर निर्भर करता है, तो सफलता के समय 80% संभावना होने के लिए कम से कम मिल्टन चेनी के श्रमसाध्य अभ्यास के अरबों वर्षों की आवश्यकता होगी। अब एक निश्चित तकनीक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को अरबों वर्षों का समय बचा लिया हो।
कोई आश्चर्य नहीं कि अमर क्षेत्र के भीतर किसी भी निश्चित तकनीक को प्रतिबंधित किया गया था, ये बहुत ही अतिशयोक्ति थी। अगर हर कोई ऐसा करता तो भी मेहनती साधना के लिए किसका दिल होता। कठिन अभ्यास शॉर्टकट लेने की तुलना में कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि मिल्टन चेनी भी उस समय पूरी तरह से शांत महसूस नहीं कर रहे थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उनके विचारों में बदलाव आया। धमाका, उनके शरीर के भीतर से एक जोरदार धमाका हुआ। इस क्षण मिल्टन चेनी की चेतना तुरंत उनके शरीर से बाहर निकल गई। उनकी आंखों के सामने की दुनिया एक पल में बदल गई। उनकी चेतना इस दुनिया में विलीन हो गई। मिल्टन चेनी, जो जानते थे कि सफलता के दौरान दृश्य कैसा होगा, बिल्कुल भी घबराए नहीं। हालांकि यह स्लेशिंग लॉन्गेविटी के लूज इमोर्टल दायरे में प्रवेश करने का उनका पहला मौका था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने सुअर का मांस नहीं खाया था या सुअर को भागते नहीं देखा था। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के वे सभी वर्ष व्यर्थ नहीं गए थे। चेतना के शरीर से निकल जाने के साथ एक विचार क्रियाशील हो गया और इस क्षण कठोर शरीर भी थोड़ा कांप उठा। शरीर के भीतर ऊर्जा की धाराएं तेजी से बाहर निकल गईं। ये ऊर्जाएं उन जीवन पोषक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती थीं जिन्हें मिल्टन चेनी ने वर्षों से अवशोषित किया था। ये कई 100 मिलियन वर्षों के बराबर थे, लेकिन अभी ये जीवन पोषक तत्व मिल्टन चेनी के शरीर से बहुत तेज गति से बाहर निकल रहे थे, लिटिल वर्ल्ड में फैल रहे थे, फिर लिटिल वर्ल्ड से अमर क्षेत्र में भाग रहे थे। इससे काफी हलचल मच गई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और अंततः एक खाली भूसा बन गया। मिल्टन चेनी का शरीर अब हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह लग रहा था, मानो एक कश उसे धूल में उड़ा देगा। लेकिन चांसलर जुवान, जो मिल्टन चेनी से कुछ ही दूरी पर बैठे थे और यह सब देख रहे थे, उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। उनकी आंखों में उत्साह की झलक भी दिख रही थी। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। मिल्टन चेनी का शरीर धीरे धीरे कांपना बंद हो गया, अपनी जगह पर अकड़ गया और हिलना बंद हो गया। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी के शरीर को छोड़ने वाली चेतना फिर से उसके साथ विलीन हो गई। जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी, मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं। उसके मन में कमजोरी की एक प्रबल भावना उभरी। लेकिन न केवल मिल्टन चेनी चिंतित नहीं थे, बल्कि उनके दिल में खुशी की एक झलक भी थी। यह एक सफलता थी। हालांकि उनका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन मिल्टन चेनी अपने शरीर के भीतर छिपी एक भयानक जीवन शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। ये वास्तविक जीवन शक्ति थी, न कि केवल जीवन पोषक तत्वों द्वारा बनाए रखा गया एक झूठा जीवन काल। अब मिल्टन चेनी बिना किसी और जीवन पोषक तत्वों को अवशोषित किए और पूरी तरह से अपनी जीवन प्रत्याशा के आधार पर 400 मिलियन वर्ष से अधिक थे। कितना भयावह जीवन काल। हकीकत में भी लेवल 7 के जादूगर की तो बात ही छोड़िए, लेवल 7 का दानव भी 400 मिलियन साल से ज्यादा नहीं जी सकता। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपनी भावनाओं पर लगाम लगाए। वह धीरे धीरे अपने शरीर के कामों को ठीक करने लगा। इस समय वह अभी तक एक सच्चा ढीला अमर नहीं था जिसने दीर्घायु को काट दिया था। हालांकि चांसलर जुवान के रक्षक के रूप में काम करने के कारण मिल्टन चेनी को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस छोटी सी दुनिया में पलक झपकते ही 2300 साल बीत गए। धमाका, एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। मिल्टन चेनी के शरीर के भीतर से गड़गड़ाहट जैसी एक तेज आवाज आई। इस समय मिल्टन चेनी में पहले से ही 2000 साल पहले की मुरझाई हुई शक्ल नहीं थी। अब उसका रंग गुलाबी हो गया था और उसकी विशेषताएं एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से वापस उसकी युवा उपस्थिति में लौट आई थीं। अपने शरीर में निहित शक्तिशाली शक्ति को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी के होठों पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान आ गई। अध्याय 650, अध्याय 350, स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे में प्रवेश करना और ऊन को पूरी तरह से काटना, सदस्यता की तलाश _2। बैकक्वोट। लेकिन वह फीकी मुस्कान केवल एक पल के लिए दिखाई दी, इससे पहले कि मिल्टन चेनी ने उसे छिपा लिया। स्लैशिंग लॉन्गेविटी लूज इमॉर्टल के दायरे में पहुंचना, जो 7वें चरण के जादूगर इमॉर्टल के बराबर है, एक उपलब्धि थी जिसे उसने इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में महसूस किया था। ये कहा जा सकता है कि जब मिल्टन ने पहली बार इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ये कदम उठा सकता है। बधाई हो। अचानक मिल्टन के कानों में एक आवाज आई। मिल्टन ने अपने मन में चल रहे विचारों को कुछ समय के लिए अलग रख दिया और कुछ ही दूरी पर क्रॉस लेग करके बैठे सील अधिकारी की ओर देखा। इस समय सील अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह बहुत अच्छे मूड में हो। ऐसा नहीं था कि वह अच्छे मूड में था, सील अधिकारी वास्तव में प्रसन्न महसूस कर रहा था। स्लैशिंग लॉन्गेविटी के क्षेत्र में मिल्टन की सफलता का मतलब था कि उसकी तैयारी विफल नहीं हुई थी। हालांकि लागत काफी थी, लेकिन लाभ भी बहुत अधिक थे। चूंकि उसने पहले से ही मिल्टन को अमर तकनीक के साथ जीवन की नींव रखने में मदद की थी, इसलिए अब मिल्टन को बस कई करोड़ वर्षों तक अपनी साधना जारी रखने की जरूरत थी ताकि वह उससे आगे निकल सके और स्लैशिंग लॉन्गेविटी क्षेत्र की सीमा तक पहुंच सके।
तब तक मिल्टन जवाब देना शुरू कर सकता था। वह थोड़ा अधीर हो रहा था। उसने ये भी तय कर लिया था कि जब उसका अपना जीवनकाल 10 मिलियन वर्ष रह जाएगा तो वह मिल्टन को जबरन अमर द्वार खोलने और अमर पथ पर चढ़ने के लिए कहेगा। स्वर्गीय पथ अनुबंध की पाबंदियों और मिल्टन के तब तक स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे की सीमा पर होने के कारण वह उसे मना नहीं कर पाएगा। अगर मिल्टन असफल हो जाता है तो वे दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर मिल्टन सफल हो जाता है तो उसके पास अमरता प्राप्त करने का मौका भी हो सकता है। अगर ऐसा मौका न होता तो वह इतनी भारी कीमत क्यों चुकाता? आखिर हेवनली पाथ कॉन्ट्रैक्ट ने उसे इतना निवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया था। इस तरह क्या यह एक छिपे हुए आशीर्वाद से कम नहीं था? ये सोचते हुए सील अधिकारी का मूड और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही थी, फिर भी वह बेफिक्र था। धन्यवाद। सील अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान देखकर मिल्टन भी हल्की मुस्कान के साथ बोला। धन्यवाद। मिल्टन की बातें सुनकर सील अधिकारी कुछ हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा कि मिल्टन को उसके इरादों का अंदाजा लगा लेना चाहिए था। अगर मिल्टन ने उसके इरादों का अंदाजा लगा लिया होता तो वह अब उसका शुक्रिया क्यों अदा कर रहा होता? उसके और मिल्टन के बीच उनका रिश्ता पहले से ही एक दूसरे के खुले और पारस्परिक उपयोग का रिश्ता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मिल्टन ने उसके विचारों का अंदाजा नहीं लगाया और बस यही सोचा कि वह अपने जीवनकाल की नींव को नुकसान पहुंचाकर खुद को छोड़ रहा है? इस विचार के साथ सील अधिकारी ने अपना सिर हिलाया और इस पर अब और विचार न करने का फैसला किया। यह असंभव लग रहा था। एक पुनर्जन्म लेने वाला अमर प्राणी यह समझने में कैसे विफल हो सकता है कि वह ऐसा क्यों करेगा? लेकिन भले ही मिल्टन ने उसके इरादों का अनुमान लगाया हो या नहीं, वह अब वापसी के बिंदु से आगे निकल चुका था। और उसके दिल में कोई अपराध बोध भी नहीं था, क्योंकि मिल्टन का उपयोग करने के अपने इरादों के बावजूद उसने पहले ही काफ़ी निवेश कर दिया था। अगर वह उसके लिए नहीं होता तो मिल्टन जैसा पुनर्जन्म लेने वाला अमर प्राणी भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाता। भले ही यह सिर्फ लाभों का आदान प्रदान था, लेकिन मिल्टन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। अगर मिल्टन भविष्य में वास्तव में अमर मानव क्षेत्र में वापस लौटने में कामयाब हो जाता तो यह मिल्टन ही होता जो उसका ज्यादा ऋणी होता, न कि इसके विपरीत। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ हितों का एक जाल है, सील अधिकारी ने कहा। अगर वह पुराना होता तो वह कभी ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन अब उसे किसी और बात पर विचार करने की ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार उसने मिल्टन में अपना सब कुछ लगा दिया था और स्वर्गीय पथ अनुबंध की बाध्यताओं के साथ अब मिल्टन के साथ विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भले ही मिल्टन उससे नाराज़ हो, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसे स्वीकार करना पड़ा, अपनी भावनाओं के बारे में इतना स्पष्ट और स्पष्ट होने में एक गुप्त आनंद था। वह कभी भी एक सच्चे अमर प्राणी के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन एक पुनर्जन्म वाले अमर प्राणी के सामने इस तरह बोलना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ये शब्द सुनकर मिल्टन को आश्चर्य नहीं हुआ, बस सील अधिकारी को गहराई से देखा। जैसा कि सील अधिकारी ने सोचा था, मिल्टन को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि सील अधिकारी ने ये सब क्यों किया था। केवल उसकी भविष्य की सफलता की संभावना ही सील अधिकारी को इतनी भारी कीमत नहीं चुकाने दे सकती थी। फूलों का प्रत्यारोपण, निषिद्ध तकनीक सील, ये अमर क्षेत्र में भी अत्यंत मूल्यवान थे। फिर भी उसने कृतज्ञता के वे शब्द कहे थे। कारण, अच्छा, ये सरल था। ये केवल शुद्ध कृतज्ञता की अभिव्यक्ति थी। आखिरकार सील अधिकारी ने अब तक उसमें इतना निवेश किया था और उसने अभी तक उसका भुगतान करना शुरू नहीं किया था। ये कहा जा सकता है कि मिल्टन ने पहले ही सील अधिकारी को नंगा कर दिया था। बैकवर्ड। और इस समय मिल्टन चेनी अपने शरीर की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। यद्यपि उसके शरीर के भीतर जीवन शक्ति असाधारण रूप से विशाल थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अचानक उसके सामने एक दुर्गम दरार आ गई है। यानी इस बिंदु पर मिल्टन चेनी इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में अपने क्षेत्र की सीमा तक पहुंच चुके थे, आगे कोई प्रगति नहीं थी। भले ही आगे कोई रास्ता था, लेकिन मिल्टन चेनी अब उस पर नहीं चल सकते थे। स्लैशिंग दीर्घायु क्षेत्र का प्रारंभिक चरण वह अंतिम सीमा थी जिसे मिल्टन चेनी इस विश्व में प्राप्त कर सकते थे। बस इतना ही कि मिल्टन चेनी को इस बात की जानकारी थी, लेकिन लेखक को अभी भी अंधेरे में रखा गया था। लेखक चाहता था कि वह स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे की सीमा को तोड़कर अपने शरीर को पोषित करे। मिल्टन चेनी वास्तव में यही चाहता था। आखिरकार स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे की सीमा को तोड़ना वास्तव में मिल्टन चेनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। वास्तविकता में लौटने के बाद पुनर्जन्म सिमुलेशन में प्राप्त दायरे बिना किसी आरक्षण के उसके भौतिक रूप पर पूरी तरह से प्रतिबिंबित होंगे। स्लैशिंग लॉन्गेविटी दायरे की सीमा पहले से ही 7वें चरण के जादूगर अमर की सीमा के बराबर थी। इस दायरे में पहुंचने के बाद मिल्टन चेनी को वास्तविकता में मंसूर के साथ हाथापाई करने का मौका भी मिल सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि मिल्टन चेनी वर्तमान में इसे हासिल नहीं कर सकते थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि लेखक सिम्युलेटर की सीमाओं को तोड़ने में उनकी मदद कर सकता है।
लेखक को भूल जाओ। मिल्टन चेनी ने सोचा कि अमर साम्राज्य का अमर सम्राट भी उसके लिए सिम्युलेटर की सीमाओं को नहीं तोड़ सकता। इस समय लेखक के चेहरे पर उभरी मुस्कान को देखकर मिल्टन चेनी के दिल में दया की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। लेकिन अगले ही पल दया की यह भावना पूरी तरह से गायब हो गई। आप अपने शरीर के भीतर जीवन शक्ति सार को पचाना जारी रख सकते हैं। मैं अगले 30 मिलियन वर्षों तक आपके रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए इस छोटी सी दुनिया में रहूंगा, लेखक ने सीधे कहा, ये देखते हुए कि मिल्टन चेनी का अपनी साधना जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि सब कुछ खुले में था, इसलिए लेखक को मिल्टन चेनी के साथ अपनी बातचीत में झाड़ झंखाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मिल्टन चेनी पर एक पल का मौन छा गया। थोड़ी देर बाद मिल्टन चेनी ने थोड़ा सिर हिलाया। दरअसल मिल्टन चेनी ये देखना चाहते थे कि क्या इस बात की कोई संभावना है कि वे अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन एक बार साधना शुरू होने के बाद मिल्टन चेनी ने मन ही मन स्वीकार किया कि यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। जीवन शक्ति सार से फैली ऊर्जा उनके शरीर में एकीकृत होती रही, लेकिन उन्हें अब कोई सुधार महसूस नहीं हुआ। लेखक, जो मिल्टन चेनी को देख रहा था, ने भी अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव दिखाया, जैसे कि उसने भी कुछ गड़बड़ देखी हो। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अल्पविराम समय के गियर लगातार घूमते रहे। इससे पहले कि वे इसे जानते, अमर क्षेत्र में फिर से लाखों साल बीत चुके थे। मिल्टन चेनी को स्लैशिंग लॉन्गेविटी के ढीले अमर क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किए हुए पूरे 3.2 मिलियन साल हो चुके थे। रुको, एक निश्चित क्षण में लेखक ने चिंता में चिल्लाया। गहरे पानी की तरह उसकी अभिव्यक्ति, उसकी आवाज़ छोटी दुनिया में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी ने भी यह आवाज़ सुनी। अंत में वह खुद को और रोक नहीं सका। मिल्टन चेनी अपने दिल में कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। वह भी आगे बढ़ना चाहता था, अमर प्राणियों के दायरे से परे दृश्यों की एक झलक पाने के लिए। लेकिन सिम्युलेटर के प्रतिबंध के कारण ऐसा करना असंभव था। मिल्टन चेनी ने जितने भी पुनर्जन्म सिमुलेशन किए थे, उनमें कई बार ऐसे मौके आए जब वह सिम्युलेटर द्वारा परिभाषित दायरे की सीमा तक पहुंच गया। लेकिन सिम्युलेटर के प्रतिबंधों को तोड़कर उच्च दायरे में प्रवेश करने की बात करना, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा क्यों है कि भले ही आप जीवन शक्ति सार से लगातार ऊर्जा अवशोषित कर रहे हैं, फिर भी आप में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखते? लेखक ने जवाब मांगते हुए पूछा। उसके स्वर में बेकाबू गुस्सा था। उनका मानना था कि मिल्टन चेनी उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जानबूझकर उनके दायरे को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। क्रोध के अलावा लेखक को एक समझ से परे भ्रम और उलझन महसूस हुई। वह ऐसा क्यों करेगा? क्या मिल्टन चेनी को पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश का डर नहीं था? इससे मिल्टन चेनी को क्या फायदा होगा? क्रोध और भ्रम के अलावा लेखक के अंदर एक डर भी था जिसे वह खुद पूरी तरह से समझ नहीं पाया था।